उस प्रोजेक्ट मतलब उस गिटहब की पोर्टफोलियो को देखते हुए आपको दे सकता है कि हाँ यार इसने काम किया हुआ है, एटलीस्ट यहाँ पे नहीं किया हुआ, लेट्स से फाइवर या कोई भी आपने जो भी यूज कर रहे हैं प्लेटफॉर्म। तो इन चीजों की वजह से आपको मिल जाते हैं, और अगर एक प्रोजेक्ट मिल जाए ना तो उसके बाद फिर लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है। सबसे थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्टिंग का एक प्रोजेक्ट पकड़ना। एक प्रोजेक्ट यूजुअली लोग ये करते हैं कि जिस तरीके से $10 का प्रोजेक्ट था तो उसको $5 में पकड़ लिया बेट करके ना। जैसे फायदा ये है कि उसका भी काम हो जाता है और आपकी पोर्टफोलियो बिल्डिंग भी हो जाती है। तो सिर्फ एक काम पकड़ लेते हैं तो उसके बाद उसके बिहाफ पे आपके और दूसरे काम आना स्टार्ट हो जाते हैं। फाइवर पे तो एटलीस्ट ये है, बल्कि मोस्टली और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी यही होता है कि पहला प्रोजेक्ट पकड़ना मुश्किल होता है बस, और कुछ नहीं। अब पहला प्रोजेक्ट पकड़ने के लिए दो तरीके हैं। आप उसको अपनी पोर्टफोलियो बताते हो कि भाई ये देखें ये मैंने सारा काम किया हुआ है, और दूसरा थोड़े से रेट कम कर देते हो आप। भले यार वो कह रहा है कि $20, मैं कह रहा हूँ यार $15 में मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं। तो इस तरीके से होता है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट आपने पकड़ के निपटा दिया, वो आपकी वही जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर रैंकिंग में आ जाएगा कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवरी कर दिया, और उसके बिहाफ पे फिर आपको और दूसरे प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। सर एक और प्रॉब्लम वालेकुम सर। जी जी जी, एक सर मुझे क्वेश्चन ये पूछना था कि सर जैसे मतलब अभी जॉब मैं भी कर रहा हूँ करंटली एज ए रिएक्ट जेएस डेवलपर ना, तो इससे पहले तो मैं अपना गिट जो है मेंटेन रखता था, लेकिन अब ये है कि मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन वो जाहिर सी बात है कि गिट जो मेरा जो अकाउंट जो बना हुआ है वो ऑफिस का ही बना हुआ है, तो अभी काफी टाइम से जो है मेरे गिट पे जो है मैं मतलब कुछ काम नहीं कर पा रहा, तो इसका कोई आप तरीका बता सकते हैं जैसे उसको कैसे मेंटेन साफ रखा जाए, क्योंकि ये काम मैं उधर शेयर नहीं कर सकता ना जहाँ तक, क्योंकि ऑफिस का अलग है और इसका अलग है। नॉट रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके लिए ये होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर है ना, वो जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो ना एटलीस्ट वो डालते हो। जैसे लिंक कह रहे हैं आप क्या मतलब लेट्स से मैं एक पोर्टफोलियो पे काम किसी एक एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ, कौन सी एप्लीकेशन पकड़ ले, चले गूगल की पकड़ लेता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ मैं गूगल की एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब डेफिनेटली वो आपकी गिटहब के ऊपर तो शो नहीं होगी ना, लेकिन अब सामने वाले को कैसे, हाँ अब सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आपने इस पे काम किया है। तो आप अपनी प्रोफाइल में लिखोगे कि यार मैंने गूगल पे काम किया हुआ है, ठीक है। अब वो फ्रंट एंड हो बैक एंड हो या जो भी हो, आप वो डिफाइन करोगे कि यार मैंने गूगल के प्लेटफॉर्म पे काम किया, ये इसका यूआरएल है, ये मतलब जो भी वेबसाइट है आपकी थर्ड पार्टी XYZ वेबसाइट है, तो और उसके नीचे आप लिख दोगे कि मैंने यहाँ पे ये काम किया हुआ है, खत्म कहानी। इसमें बताइएगा आपके लिंक्डइन वगैरह पे हम किस तरह से अपने सीवी को बनाएं और मेंटेन करें कि जॉब्स के लिए हम जिस तरह रिमोट जॉब्स आती है उसके लिए अप्लाई कर सकें। फिर इसमें हमारी लिंक्डइन आती है कि हमें आइडिया नहीं होता कि हमारी सीवी वगैरह किस तरह से डिजाइन हो, जिस तरह से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिजाइन होती है वो थोड़ा बता दें। यार मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, मैं इंटरव्यूज लेता हूं तो हम लोग डिजाइनिंग देखते ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत सी दफा बहुत सादी सीवी भी काम में आ जाती है, और बहुत सी जगह बहुत अट्रैक्टिव बनी हुई होती है लेकिन किसी काम की नहीं होती। तो ये अब मुझे पता है कि ये कॉन्सेप्ट एक है जरूर कि थोड़ा सा सीवी का पैटर्न अच्छा होना चाहिए वो, लेकिन मैंने आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी अगर सीवी दिखाऊंगा मैं आपको तो बिल्कुल सिंपल सी है, लेफ्ट और राइट जो सिंपल सा चल रहा होता है वही है, कुछ भी नहीं है, कोई शशके नहीं डाले हुए जैसे हम कहते हैं आम जबान के अंदर। तो असल चीज जो होती है वो आपका काम बताती है। सीवी आप जितनी भी अच्छी बना लो, अब उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस कम होगा तो वो सीवी की वैसे ही वर्थ नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीजें जो अगर आप सोचते हैं कि सीवी का पैटर्न डिजाइन थोड़ा सा अच्छा हो, इससे इम्पैक्ट पड़ता है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊं तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ, मेरे साथ हमारे यहाँ जो HR टीम है पूरी वो देख रही होती सारी चीजें, तो मैंने आज तक उनसे कभी नहीं सुना कि यार हमने इस वजह से इसको नहीं देखा कि इसकी सीवी ऐसी थी। जो भी सीवी आती है हम पढ़ते हैं, उसका एक्सपीरियंस देखते हैं, खत्म कहानी। हमने आज तक उसका फॉर्मेट भी नहीं देखा कि उसने किस तरीके से बनाया है, किस तरीके से नहीं। ये सिर्फ एक मेंटल गेम बनाई हुई है लोगों ने, मुझे नहीं पता कि क्यों बनाई हुई है, क्या इसका रीजन है, या इससे कोई खास इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं, बट मुझे नहीं लगता। अगर होगा भी तो समझ ले कि 10 कंपनीज के अंदर एक कंपनी या 2 कंपनी ऐसी होगी जो इन चीजों को देख रही होगी, लेकिन 8 कंपनी इस तरह नहीं देखती। तो सर मैंने डिजाइनर वगैरह होते हैं उनका मोस्टली डिजाइन देखा जाता है क्योंकि उनका काम पर पता चल रहा होता है सीवी पे ही ना, तो हो सकता है क्योंकि मेरा डिजाइनर से दूर दूर तक अभी तक आज तक वास्ता नहीं पड़ा, तो आई एम नॉट श्योर। सर दूसरी बात ये है कि सर जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं किसी जॉब पे तो 2 प्रॉब्लम और आ रही होती हैं। एक तो ये कि सर वो हम जो टेक्स्ट पढ़ा होता है उससे वो हट जाते हैं,
मतलब कुछ नई चीजें और आ जाती हैं। दूसरी चीज सर ये आती है कि बाज़ का सर प्रोजेक्ट हमें डाले होते हैं तो वो हमारे से डाटा साइंस मतलब डाटा साइंस डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये एक स्ट्रिंग लिखी हुई है इसे उल्टा करके दिखाएं। तो सर इन चीजों को कैसे मैनेज किया जाए? मतलब इंटरव्यू हम रिएक्ट का देने बैठे हुए हैं तो हमारे कह रहे हैं देखें जी पैरामीटर्स है इसको बाइनरी सर्च अप्लाई करें, इस पे लीनियर सर्च अप्लाई करें। हाँ, कभी तो तो कैसे ऐसा होता है कि एल्गोरिथम पे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं और यार ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं समझ गया। ये ज्यादातर बात होती है कि जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो तो फिर वो कोई थर्ड पार्टी वो आपको दे देता है प्लेटफॉर्म के, भाई इधर टेस्ट तो पहले, यही ऐसा ही सीन है ना। इस तरह से ही है। हाँ सर तो ऐसा भी हुआ और एक दफा तो मतलब एचआर ने कहा जी आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, उनकी कंपनी का ही बंदा था वो, मतलब उन्होंने थर्ड पार्टी था हायर किया, उनकी कंपनी का जो भी डेवलपर था जो भी हाँ, था वो आके ऐसे सवाल कर रहा था। यार ये एक्चुअली होता है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली जो डेवलपर्स को वो लोग हायर करना चाह रहे हैं ना, वो देखना चाहते हैं कि उसकी एल्गोरिथम बिल्डिंग कैसी है। ठीक है, असल में गेम ये जो आप पूछ रहे हैं ना, डेटा साइंस या डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये एल्गोरिथम समझना है। तो सारा गेम इसका यही होता है कि जैसे आपने कि क्या बोलते हैं, ये तो एक्सपीरियंस होता है कि बंदा के जब कोड लिख लेता है तो बड़ा होता है तो कोड को डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अप्लाई करता है तो उससे जो मेसी जो कोड होता है उसको शॉर्ट कर देता है या कोड को स्ट्रक्चर कर देता है। तो ये लोग शुरू में ही पूछ रहे होते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर बाइनरी, ये सॉर्टिंग करना और डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो एक करेंगे दिए हुए होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए असल में होता है क्या, मैं बताता हूँ आपको। अगर आप गौर से देखें ना, हम जिस एक मिनट अगर आप गौर से देखें तो हम जितने भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं ना, तो जरा गौर से सोचिएगा, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन अभी तक आपने भी काम की हुई हो, हम मोस्टली काम करते हैं CRUD ऑपरेशंस का, करते हैं, अपडेट करते हैं। अब वो दिखाने का तरीका कुछ भी हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है, व्यू तो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन अगर आप मोस्टली काम देखें तो क्या हम यही काम कर रहे होते हैं? इस तरह से ही है। इसके अलावा हम कुछ करते हैं, यही होता है ना, एरे में से एक इंडेक्स माइनस किया। सर बिल्कुल ऐसे ही होगा। जी सर। अगर मैं बड़ी कंपनी की बात करूं तो वो उनके यहाँ ये CRUD ऑपरेशंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होते हैं, लेकिन उनका पीछे जो चल रहा होता है ना, वो ज्यादातर एल्गोरिथम से चल रहा होता है। अभी मुझे एक स्टूडेंट आया था मेरे पास, उसको किसी ने टेस्ट दिया था, टेस्ट बहुत अच्छा था, अगर आप लोग सोचिएगा फिर हम डिस्कस करेंगे। था कुछ ऐसा कि उसके पास एक एरे होती है, उस एरे के अंदर मौजूद होता है, मैं दिखाता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। जी सर करें। ये कार है, मैं एक सेकंड माइक म्यूट कर दूं पहले, बहुत शोर आ रहा है। कार है, अब एक कार है जिसके अंदर सीटिंग कैपेसिटी है 4 की, एक कार है जिसके अंदर सीटिंग कैपेसिटी है 2 की, एक कार है जिसमें 3 की, एक कार है जिसमें 7 की। ठीक है, ये सीटिंग कैपेसिटीज हैं। और यहाँ पे आपके पास पैसेंजर्स हैं। पैसेंजर में वो कह रहा है पहली गाड़ी के अंदर हमारे पास 2 पैसेंजर मौजूद हैं, दूसरी गाड़ी में 1 मौजूद है, तीसरी गाड़ी में 3 मौजूद हैं, और चौथी गाड़ी में लेट से 4 मौजूद है। अब चलेंगे, सिंपल सी बात है ना। मैं कहता हूं कि यार इसको आपको ऑप्टिमाइज करके ऐसा करना है कि आप अपनी गाड़ियों के पूल फुल कर सके किसी भी तरीके से। ठीक है, ये एक सवाल आप लोगों के लिए, आप लोग सोचिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सवाल समझ में आ गया? ये गाड़ी है, गाड़ियों की एयर है, जिसमें पहली गाड़ी में 4 बंदे बैठ सकते हैं, दूसरी गाड़ी में 2 बंदे, तीसरी गाड़ी में 3 बंदे, चौथी गाड़ी में 7 बंदे। ये पैसेंजर्स हैं 2 1 3 4। अब इसको हमें किसी तरीके से सॉर्टिंग करके तरीके से ना इनके अंदर बैठाना है। आप ये समझ लें आप एक गाड़ियों का पूल चला रहे हैं, उबर आपके पास गाड़ी है, और उबर गाड़ी कहती है कि मेरे पास अभी 4 पैसेंजर आए, तो जैसे 4 पैसेंजर आए, पहली गाड़ी में 4 पैसेंजर की जगह है, उसको फुल। समझ रहे हो बात मेरी? सवाल समझ में आ रहा है? जी जी आ रहा है।
Yes, sir. बस ये सिंपल सा है, ठीक है। अब इसमें वही अगर यही सवाल आते हैं इस टाइप के ना, तब ये इसमें भी एक एल्गोरिथम वाला काम है, इसमें सोचना है। नहीं समझ में आ रहा था, सवाल क्या था? सवाल ये है कि ये आपके पास 4 गाड़ियां हैं, 4 गाड़ियों में से पहली गाड़ी के अंदर कैपेसिटी 4 की है, दूसरी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। हेलो, आ रही है सर आवाज, आ रही है सर, आ रही आ रही है सर, आवाज आ रही है। ओके ओके। तो ये कार्स है आपके पास, ठीक है, और कार्स बता रही है कि पहली कार के अंदर आपके पास 4 पैसेंजर्स की सीट है, दूसरी कार के अंदर 2 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है, तीसरी कार के अंदर 3 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है, और चौथी कार के अंदर 7 पैसेंजर्स की कैपेसिटी। और ये आपके पास पैसेंजर्स मौजूद है। कह रहे हैं पहली गाड़ी के अंदर मेरे पास 2 मौजूद है, दूसरी गाड़ी के अंदर मेरे पास 1 मौजूद है, तीसरी गाड़ी के अंदर मेरे पास 3 पैसेंजर मौजूद है, और चौथी गाड़ी के अंदर मेरे पास 4 पैसेंजर मौजूद है, ठीक है। तो इसका ऑप्टिमाइज करना है कि अगर जिस तरीके से पहली गाड़ी के अंदर 4 बंदे बैठ सकते हैं, तो अभी पहली गाड़ी में कितने बैठे हुए हैं? 2 बैठे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, कितने ऐड करने हैं इसके अंदर? 2। यस डेफिनेटली। अब जैसे इसमें 2 की कैपेसिटी है, इसमें कितना है अभी? 1। तो आपको इसी तरीके से इसको ऑप्टिमाइज करना है कि भाई जितने आप अभी आप सोचोगे इसमें से 2 हैं तो यहाँ से एक बंदा उठा दिया तो ये 3 हो गए, एक यहाँ पे जा सकता है, फिर भी अभी एक पैसेंजर की कैपेसिटी है तो आपने 3 में से 1 निकाला, इसको भी यहाँ बैठा दिया, तो अब 4 बंदे आ गए इधर। सर एक लूप चलेगा और एरेस की जो इंडेक्सेस हैं वो कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद जिसकी इंडेक्स में वैल्यू कम होगी बस ठीक है, मैं कहता हूँ यही तो काम है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सिंपल सा काम कीजिएगा, ये इसको सॉल्व कीजिएगा और मुझसे शेयर कीजिएगा, फिर हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको। सर इसके फ्रंट एंड से क्या ताल्लुक है ऐसी लॉजिक्स का? सर नहीं, क्यों ताल्लुक नहीं है मुझे बताया ना। अगर मैं कोई उबर की एप्लीकेशंस बना रहा हूँ लेट्स से, थोड़ी देर के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए सोचा ये आपको सर्वर से और क्लाइंट से एरर आ गई, सर्वर से ये दोनों चीजें आ गई हैं, अब आपको फ्रंट एंड पे ऑप्टिमाइज करना, अब क्या करोगे आप बताओ मुझे। सर हमारा तो काम फ्रंट एंड इंजीनियर ऐसे सिर्फ डिस्प्ले नहीं करवाना होता डाटा को। नहीं भाई, नहीं ऐसा नहीं है। अगर ऐसी सोच है तो ऐसा नहीं होता। फ्रंट एंड पे बहुत सारे काम होते हैं जो हम बैक एंड पे नहीं करते, ठीक है। तो ये सिंपल भी कर सकते हैं, लाइक जो आपने बताया 3 में से 1 निकाल लिया है, वही तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज करना है ना आपको। आपके पास देखिए गाड़ी में कैपेसिटी ज्यादा है, पैसेंजर कम है, लेकिन अगर आप देखें तो अभी चारों की चारों गाड़ियां फुल हो रही है। क्या ये पॉसिबल कि ये सारे सॉर्ट करने के बाद सिर्फ 3 गाड़ियों के अंदर ही मेरा काम हो जाए, चौथी गाड़ी फ्री हो जाए, तो चौथी गाड़ी में मैं और पैसेंजर्स को ऐड कर सकता हूँ ना। अगर पैसेंजर्स निकाल सकते हैं इनको तो फिर सम करके आप सारे काम खुद कर सकते हैं। वही तो कह रहा हूँ, यही तो बनाना है आपको, यही तो एल्गोरिथम बनाना है, यही तो लॉजिक है आपकी जो बिल्डिंग होती है। तो ये आप कीजिएगा, यही इसीलिए मैंने दिया हुआ है ताकि आप सोचे इस पे और आप थोड़ा सा काम करें। और ये मैं यही कह रहा हूँ, ये समझे आपके एपीआई से डेटा आ गया, कार पैसेंजर्स, खत्म कहानी। अब आपको अपनी गाड़ियों को डेटा किसी भी तरीके से आप दिखा सकते हैं। सॉरी सर ऐसी असाइनमेंट देते रहिएगा, ये क्योंकि सर मैं अक्सर इधर फंस जाता हूँ आके, बाकी फ्रंट एंड यूआई को सेट करना, मतलब लाइब्रेरीज यूज करना और रिडक्स वगैरह वो इतना प्रॉब्लम नहीं रहता। तो लेकिन ये नहीं, जब वो ऐसी मतलब वो फर्स्ट राउंड क्लियर कर जाते हैं, ठीक है ये आपको रिएक्ट आता है, जेएसबी ठीक है, लेकिन जब एल्गोरिथम की बारी आती है तो फिर मैं मुंह देख रहा था उनका। अच्छा मैं समझ रहा हूँ ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, मुझे पता है, क्योंकि हम एक्चुअली जो मोस्टली हमारा फोकस होता है वो यही होता है कि एपीआई से डेटा है, डेटा हमने सेव कर दिया, यूआई पे वही डेटा दिखा दिया, हम खुश हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता, ठीक है। ये मैं बता दूं आपको। तो खैर ये एक एग्जांपल है, ये चेक कीजिएगा। फाइवर पे करते हैं फ्रीलांसिंग के लोग, तो इतना महसूस नहीं होता, लेकिन कोई कंपनी में जब हायरिंग होती है जब होता हो। यस, ये ज्यादातर पता कब होता है, ये जब आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो। तो हम लोग जब यूजुअली किसी, जिस तरीके से आपने बोला ना फाइवर या अपवर्क या व्हाट, और किसी के भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, तो उसमें ये नहीं होता ज्यादातर, उसमें यही सारी चीजें होती हैं यूजुअली कि आपको यहाँ से डेटा लेके शो करवाना है, यूआई पे ज्यादा काम आ गया, ये आ गया, वहां पे एल्गोरिथम्स वाले काम बहुत कम नजर आएंगे आपको। हाँ, लेकिन आप किसी अगर प्रोडक्ट कंपनी में जाते हो जिसकी प्रोडक्ट है, तो उसको ऑप्टिमाइज करने का सोचता है। जब ऑप्टिमाइज करने की बारी आती है तो फिर आपको पता चलता है कि यार ये क्या काम मुझे सर्वर पे करना चाहिए, क्या ये काम मुझे फ्रंट एंड पे करना चाहिए, किससे लोड डिवाइड कर सकता हूँ, क्या पता ये काम करने के लिए आपने कोई एक और टास्क मैनेजर बनाया वो वहां से रिजॉल्व करके आ रहा हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें छोटी छोटी होती हैं, सोचनी पड़ती हैं। यूजुअली हम जो काम कर रहे होते हैं, या तो वो एमबीपी होता है,
आपने देखा होगा फाइवर पे और जो आ रहे होते प्रोजेक्ट्स, हाँ नहीं एमबीपी अंडर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी मैं अपना कोई अभी प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ तो उसके लिए बस मैंने अपना छोटा सा प्रोडक्ट बनाया ताकि मैं उसके ऊपर कोई सीरीज जीत सकता हूँ, फंडिंग रेज कर सकूं। तो ज्यादातर काम हम इस टाइप के कर रहे होते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर। गुड है सर एक क्वेश्चन ये था कि जिस तरह से आप कह रहे थे कि आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के आप लिंक शेयर करते हैं जो प्राइवेट आपके कंपनी के हैं, लेकिन सर अगर वो आपके ग्लोब में इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो फिर आप उसको किस तरह से पोर्ट्रे कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर? देखिए आप उसको इससे बता ही सकते हैं कि भाई एनडीए साइन किया हुआ है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, तो हम सारे प्रोजेक्ट शेयर नहीं कर सकते। हाँ उसमें मैंने जो काम किया हुआ वो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर सकता हूँ, फिर ऐसी चीजें होती हैं। डेफिनेटली ऐसा होता है, आप कोई भी फाइवर या किसी भी तरीके से आप फाइवर या किसी भी तरीके से जो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें भी होता है ना कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के भाई आप जिस प्रोजेक्ट पे काम करो वो किसी के साथ आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो इस साइज से बहुत सारी चीजें होती है डेफिनेटली, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद फिर जो प्रोजेक्ट्स पे काम आ रहा होता है उस ऑटोमेटिक लोगों को पता चल जाता है। हर प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता जो एनडीए हो। सर ये हमने लास्ट क्वार्टर में पढ़ा था ग्राफक्यूएल अपोलो वगैरह के बारे में, लेकिन उसमें हमने एक चीज नहीं पढ़ी कि हम जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम डालते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट वगैरह के हेडर्स के अंदर, उसके हवाले से समझ नहीं आ रही कि मतलब वो किस बेसिस पर वर्क करता है और किस तरह से वो वर्क करता है, मतलब ऑथेंटिकेशन वगैरह के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए हम बहुत सारे एल्गोरिथम्स यूज कर सकते हैं, लाइक बहुत सारे मेथड्स भी हैं हमारे पास, जैसे OAuth2 यूज करते हैं लोग, JWT यूजुअली हम यूज करते हैं क्लासेस के अंदर और यूजुअली यूज भी किया जाता है JWT टोकन। तो देख लेंगे, चलें अभी जब सर्वर स्टार्ट होगा तो हम देख लेंगे। अच्छा तो सर्वर में हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा हमने ओवरव्यू भी लिया था, आई थिंक किसका लिया था ओवरव्यू? अपोलो ग्राफ सर्वर, ग्राफक्यूएल सर्वर भी हमने पढ़ा था अपोलो का, और तो इससे पहले हमने थोड़ा सा नोट देखा था, एम आई राइट? सर नोट बिल्कुल जो है याद नहीं है, मतलब हल्का नहीं है ना। मुझे आइडिया है, इसीलिए आज की क्लास में मैंने सोचा था कि मैं नोट से स्टार्ट करूंगा फिर हम क्लाउड की तरफ जाएंगे, क्योंकि नोट पे अगर आपका मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें अगर आपको क्लियर हो जाएंगी तो एक सर्वर का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो जाएगा। अब वो सर्वर फिर आपके पास नोट पे हो या क्लाउड पे हो फिर आपको कोई इशू नहीं होता, एम आई राइट? सर इस कोर्स का इस क्वार्टर का लिंक शेयर कर दें, कंटेंट हमारे पास क्या क्या हम पढ़ेंगे। मैं सिलेबस आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? सर हम बेसिकली आज सर्वर स्टार्ट करने लगे ना, बैकएंड। हाँ आज हम अभी सिंपल सा नोड जेएस के साथ स्टार्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इंशाल्लाह ताला क्लाउड पे चले जाएंगे, AWS पे। सर एक और चीज इसके लिए हम किस तरह से रजिस्टर करेंगे सर, ये भी बता दीजिए। मैं बता दूंगा, कोई मसला नहीं। अच्छा सबसे पहले मैं आप लोगों को सजेशन दे देता हूँ, जब मैं आपके सिलेबस शेयर कर देता हूँ, मेरा जो नोट पढ़ाने का मकसद है कि आपका सर्वर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सबका ना। अगर मैं डायरेक्ट क्लाउड पे चले आऊंगा तो फिर आपने कभी अगर नोट पे सर्वर नहीं बनाया होगा तो फिर सारी चीजें क्लाउड के हिसाब से समझाना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो ये बेसिक्स AWS क्लाउड वगैरह का, AWS क्लाउड वगैरह का ये है कोर्स में अंदर होगा, मतलब कोर्स के अंदर। हाँ एक्चुअली सर्वर तो यही होता है ना, आप इस सर्वर को कहीं भी डिप्लॉय कर दें वो क्लाउड बन जाता है एक्चुअली, राइट? अच्छा ठीक। अच्छा जी, तो हम इसको डालते हैं, यहीं पे डाल देते हैं इसका एक फोल्डर पास। हाँ जी बोलिए। इससे क्या है, इस क्वार्टर के अंदर हम अपना डोकर और कुबरनेटिस के साथ हम हैंडलिंग के एक्सपीरियंस करेंगे। लाइक आज हमारे पास सर्वर है, ठीक है, हमने सर्वर बनाया हुआ है, उसकी इमेज बना के उसको हम डिप्लॉय करेंगे AWS के ऊपर। इसी की सर्वर के बाद ये एक्चुअली डिपेंड करता है क्योंकि अच्छा सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताएं कि 100% आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स तो होंगे नहीं, एम आई राइट? यस सर, होगा, कुछ के पास होगा 100%, मैं वही कह रहा हूँ 100% नहीं होगा, राइट? ये एक इशू रहेगा सर। एक तो आप लोगों ने सर्विस, हाँ बोलिए। सर नया पे में अभी ये नई सर्विस स्टार्ट हुई है, हफ्ते का कार्ड भेज मैं उसी पे आ रहा था कि अगर आप लोगों के पास अगर ये क्रेडिट कार्ड्स वगैरह अवेलेबल नहीं है तो आप नया पे एक सर्विस स्टार्ट हुई है, तो मैं उसकी मार्केटिंग खैर नहीं करना चाह रहा, लेकिन फिर भी
इससे फायदा आपका ये हो जाएगा कि आपके पास वर्चुअल कार्ड आ जाएगा आपके हाथ में, और अगर आप फिजिकल चाहते हैं तो आपको फिजिकल भी मिल जाता है, लेकिन वर्चुअल कार्ड आपके हाथ में आ जाएगा। तो इसमें क्या, जिस तरीके से आपके पास क्रेडिट कार्ड के ऊपर नंबर्स और सारी चीजें होती हैं, उसी तरीके से आपकी मोबाइल के एप्लीकेशन के अंदर एक वर्चुअल कार्ड होगा जिसके ऊपर सारी की सारे इस तरीके से कार्ड होगा, इसकी डिटेल्स आ रही होंगी। तो आप इस डिटेल, अब होगा क्या कि आप इसके अंदर पैसे डलवाते हैं, जैसे हम लोग इजी पैसा, जैश कैश से पैसे डलवाते हैं ना अपने वॉलेट के अंदर, तो ये भी एक वॉलेट है एक आपका नया पे। इसमें आप कहीं से भी पेमेंट डलवा दें, किसी बैंक से भी हो जाती है, इजी पैसा से भी हो जाती है, जैश कैश से भी हो जाती है, तो सारा काम हो जाता है। तो सिंपल से आपके पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी और इस अमाउंट से फिर आप यूज भी कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि ये आपका डेबिट कार्ड है, आपके पास पैसे होंगे तो ही कटेंगे। क्रेडिट कार्ड पे तो ये होता है ना, कट जाते बताए बगैर भी, है या नहीं है आपके पास। लेकिन ये है कि अगर यहाँ पे पैसे हैं तो ही कटेंगे। तो इसमें ये है कि आपके हाथ में कंट्रोल है। अगर आपको पता है मुझे 2000 रुपए खर्च करने हैं तो 2000 होंगे तो ही कटेंगे, वरना तो वो नहीं कटेंगे। और AWS के अकाउंट बनाने के लिए कार्ड की जरूरत पड़ती है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग नया पे यूज कर लें। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग नया पे का अकाउंट बना लीजिएगा। सर ये 0 चार्जेस पे देते हैं, ये 0 चार्जेस है, बिल्कुल। कार्ड भी 0 चार्ज पे आता है, और यहाँ पे जो भी आप सर्विसेज यूज करें वो भी अभी 0 पे ही है फिल वक्त। तो डिलीवर करेंगे सादा पे मैं मना करूंगा, सादा पे आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा। उसके बड़े नखरे हैं, वो कहता है कि पहले 10 लोगों को दो, फिर जाके वो कुछ कम करेगा और फिर जाके होगा। आई डोंट वुड सजेस्ट दैट काइंड एप्लीकेशंस। आप आ चुका इसलिए आप खुश हो रहे हैं ना लेकिन सादा पे मैं मना करूंगा। सॉरी, ATM पे भी चल जाता है। चापर है सर, सादा पे उसको छोड़े बनाइए, बिल्कुल ठीक है। नया पे में ये कि अगर आप अभी बनाएंगे ना तो तकरीबन आपका विद इन 10 मिनट से एक्टिव हो जाएगा। कार्ड भी आपके हाथ में, वर्चुअल सारी चीजें रेडी है। सादा पे में आपको मैं वही कह रहा हूँ ना, वो उसके नखरे ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही है, बिला वजह की उन्होंने हाइप क्रिएट की हुई है, कुछ भी नहीं है वो। इससे अच्छा अच्छी खासी मार्केट नया पे लेके चले गया सादा पे की इस हरकत की वजह से। अब ये देखिए, ये भी स्ट्रेटेजीज है। सादा पे कह रहा है कि अपनी एप्लीकेशंस को, आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करने में ना उसको टाइम लग रहा है, तो वो क्या कहता है, नमूनेबाजी करता है कि वो कहता है कि भाई आप 10 बंदों को अपने वो दो, क्या इन्विटेशंस दो, फिर वो जाके आपका नंबर कुछ कम होगा। पता नहीं कुछ अजीब सा सीन उन्होंने किया हुआ जो कि मुझे समझ में नहीं आया। मैंने इंस्टॉल किया, ये हरकत हुई, मैंने उसको अनइंस्टॉल करके फारिग कर दिया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि बैठ के वो 10 लोगों को दे और वो 10 लोग बनाए और फिर जाके सारे काम उल्टे सीधे हों। तो इससे अच्छा है नया पे बना लें, 10 मिनट के अंदर रेडी। ये क्रिएट करने के बाद ना अकाउंट सर विद इन 7 डेज के अंदर हमारे पास डेबिट कार्ड आ जाता है। ये नया पे का? जी सर, इसका मेरे पास 2 दिन में आ गया था। मेरा 2 दिन में आ गया था। अगर आप उसी वक्त एक्टिव कर लें, अगर आप उसको एक्टिव कर लें उसी दिन, और उसी दिन आप रिक्वेस्ट कर लें फिजिकल कार्ड की, तो 2 दिन के अंदर आ जाता है आपका। मेरे पास तो 2 दिन में आया था। वेल, चले आगे चलते हैं। नहीं चार्जेस नहीं है उसके भी। अगर काम चलेगा फिजिकल कार्ड होना लेना जरूरी है। नहीं फिजिकल कार्ड के बगैर भी चलेगा, यही तो मैं कह रहा हूँ। इसमें वर्चुअल कार्ड मिलता है, इसमें 2 कार्ड्स मिलते हैं। एक वर्चुअल कार्ड तो आपको मिलता है, ठीक है, जब एप्लीकेशन यूज करते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें कि आपके हाथ में कार्ड हो, आप ATM भी यूज कर सकें, सारी चीजें यूज कर सकें, तो उसके लिए आप फिजिकल कार्ड की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए कार्ड का ऑप्शन है यहाँ पे, तो हो जाता है। अगर आपको कार्ड की जरूरत नहीं है तो आपको कोई कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, बस आप वर्चुअल से चलाएं, वो 10 मिनट के अंदर एक्टिव हो जाएगा और आप 10 मिनट के अंदर इसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। सर एक और सर हमारे, अच्छा सर, वो अगर हमारा अगर पेपाल में अकाउंट है तो वो चल जाएगा या ये कार्ड बनवाना जरूरी है? पेपाल AWS के ऊपर चल जाना चाहिए, हाँ क्यों नहीं चलेगा, पेपाल का कार्ड चल जाएगा। दौड़ता है सर वो। पेपाल तो सिर्फ हमारे यहाँ मसला है, बाकी सब जगह तो सारी चीजें ओके हैं उसकी, तो बस फिर तो वो सही है। सर वो पेपाल का ज्यादा चल जाता है, वो पैसे काटने स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, नहीं इसका मुझे आइडिया नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। मेरे साथ हुआ है सर ऐसे। अच्छा सर एक चीज पूछी थी सर, जिस तरह से हम ये API वगैरह डिजाइन करते हैं या ये बाकी चीजें डिजाइन कर रहे थे सर, उसमें बाकी कॉन्सेप्ट आते हैं। जिस तरह से इंटरव्यू में मैसेज पूछा गया कि आप API डिजाइन कर रहे हैं तो उस पे रेट लिमिट कैसे लगाएंगे या इस तरह की क्वेश्चन, तो सर वो बंदा कॉन्सेप्चुअली पढ़ लेता है, लेकिन सर यार ये एक्चुअली जो आप बात कर रहे हैं, ज्यादातर जो कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन या तो फिर एक एडवांस लेवल की बात हो जाती है। बस आपसे रिक्वेस्ट यही थी कि सर अगर ये चीजें भी थोड़ा बहुत डिस्कस हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। एक ब्रॉडर व्यू मिल जाएगा कि किस तरह।
डन हो गया ब्रो, डन हो गया, इंशाल्लाह करते हैं। हम लोग कोशिश यही करेंगे कि जिस तरीके से हम रियल लाइफ में यूज करते हैं ना, कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा आर्ग्यू करते हुए फिर आगे चलूंगा, तो आप लोग अपने सजेशन दीजिएगा कि ये क्यों इस तरह कर सकते हैं, तो फिर मैं अगर होगा तो फिर मैं भी बताऊंगा कि भाई इसको यूं नहीं यूं करे तो ज्यादा बेहतर। तो क्योंकि ऐसा मैंने कोई कंटेंट बना के नहीं रखा हुआ कि मुझे ये लेके चलना है, तो हम लोग जो भी कर रहे होंगे मोस्टली रियल टाइम ही कर रहे होंगे, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल के ऊपर ही काम कर रहे होंगे, ठीक है। क्वार्टर के बारे में बता दीजिए क्या क्या करेंगे पूरे क्वार्टर यार इसका मैं आपको पूरा सिलेबस आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। सर एक और चीज थी और अभी फिलहाल कैसे? हाँ अभी आज का दिन हम नोट.जेएस से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह उससे चलेंगे आगे जी। सर नोट.जेएस में ये भी काइंडली बताइएगा कि क्या क्या मेजर इसके मतलब रेस्ट एपीआई तो बनानी ही बनानी होती है, उसके अलावा क्या किस चीज के लिए मेजर हम लोग इसको यूज करते हैं अपने अपोलो सर्वर से, किस तरह से डिफरेंट है सर? अपोलो सर्वर से तो बहुत डिफरेंट है ना दोस्त। अपोलो सर्वर क्यों यूज करते हैं हम? ग्राफक्यूएल के लिए यूज करते हैं, और अपोलो के लिए हमने जो सर्वर यूज किया था वो एक्सप्रेस सर्वर को लेते हुए हमने उसके अंदर अपोलो यूज किया था फ्रेमवर्क को, और एक्सप्रेस जो है वो समझ लें एक फ्रेमवर्क है जो कि हम नोट.जेएस के ऊपर चलाते हैं। नोट.जेएस एक्चुअली क्या, सबसे पहले तो चले क्लियर कर लेते हैं ना व्हाट इज नोट.जेएस, फिर आपको आगे की बातें बताता हूँ। अब नोट.जेएस कहते तो रहते हैं, एक्चुअली नोट.जेएस है क्या, मुझे कोई बताए? Node.js सर रन टाइम सर्वर है जावास्क्रिप्ट का। यस हम जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउज़र पे चलती है। जबरदस्त सही है। नोट.जेएस इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। नोट.जेएस ये समझ लें कि अभी तक जो हम जावास्क्रिप्ट यूज करते थे वो कहाँ पे यूज करते थे? ब्राउजर के अंदर। अगर मुझे ब्राउजर के बगैर पहले नोट.जेएस से पहले अगर मुझे ब्राउजर के कोई तरीका नहीं था इसका, राइट? जी सर। ठीक है, तो नोट.जेएस जब आया तो ये भी क्या यूज करता है? V8 इंजन यूज करता है गूगल का, am I right? जी सर। और क्रोम के ऊपर भी जब हम यूज कर रहे होते हैं तो वो V8 इंजन ही यूज करता है गूगल का। तो बस ये हुआ कि नोट.जेएस की मदद से ये फायदा हो गया कि जो हम ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट लिख सकते थे अब वो हम आउट ऑफ द ब्राउजर लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट। सिंपल सी बात, ये क्लियर है पहली बात? जी सर क्लियर। अच्छा इसके अंदर ना सर इवेंट लूप हैंडलिंग का बड़ा कंसेप्ट है, वो तो जावास्क्रिप्ट के अंदर है। सर नोड एक बात पीछे रह गई, मल्टी थ्रेड, ये नोड के बारे में सर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन से पूछा जाता है, ये क्या चीज होती है? अच्छा सवाल है। इवेंट अभी करते हैं आएगा इसके अंदर। अभी इससे पहले वो डेबिट कार्ड जिसके लिए हमें बनाना था AWS का, वो बात बीच में रह गई। नया पे बनाना है ना, खत्म कहानी। सर वो सर AWS पे हमें बार में ये सवाल करा था कि डॉकर और हम क्या API जो बनाएंगे वो कंटेनराइज बनाएंगे, और उसको डॉकर कुबरनेटिस के थ्रू हम AWS पे डिप्लॉय करेंगे या सर्वरलेस कोई API बना के हम नोड के ऊपर, तो उसको हम क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय कर देंगे। देखिए अभी हम पढ़ेंगे क्लाउड, ये हम पढ़ेंगे पूरा क्लाउड। तो क्लाउड के अंदर ये ऑप्शंस मौजूद है आपके पास कि आप जो यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सर्वरलेस यूज करना है तो ये वही वाली बात है कि ये फिर आर्किटेक्ट लेवल की बात है कि अब मुझे क्या क्लाउड यूज करना चाहिए, सर्वरलेस यूज करना चाहिए। कर तो आप दोनों से बहुत जगह पर ना ये आर्किटेक्ट सोल्यूशन लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है कि मतलब मैं आर्किटेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूं तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, इसके बारे में थोड़ी सी बात बता दीजिएगा। बिल्कुल बता देते हैं, वो भी बता देते हैं आपको। क्वेश्चन जी बोलिए। क्वेश्चन आंसर का सेक्शन ऐड नहीं यार ये क्लास है इसी के लिए कि मैं नोट.जेएस के ऊपर जा रहा हूँ और उसके साथ जो सवाल है वो सारे लेते हुए हम आगे चल रहे हैं ना, तो ये बेसिक सवाल ही है सारे के सारे। सर बेसिकली हुआ ये कि थर्ड सेमेस्टर के बाद में मतलब क्वार्टर के बाद बहुत से लोगों ने अप्लाई किया मुख्तलिफ जगह से, तो सर वो अच्छा है, मुझे आइडिया भरे हुए सर। देखिए अब आर्किटेक्ट लेवल की जो बात होती है ना उसमें यह आ जाता है कि यही जो भी मैंने बात की ना कि एक फंक्शन है, मतलब एक एपीआई है। अब इस एपीआई को मैं सर्वरलेस पे बनाऊं या डॉकर पे बनाऊं या मतलब कंटेनराइजेशन के ऊपर लेके जाऊं, अब ये सवाल है। अब मुझे आप खुद बताएं कि इसका क्या जवाब होगा। सर ये डिपेंड करता है कि वो सर जिस तरह से वो मतलब उनको चाहिए, अगर वो रिसोर्सेज ज्यादा उनके पास हैं वो ये कर सकते हैं, इसको डेवलपर कंटेनराइज भी कर सकते हैं। क्या मैं इसको EC2 पे बना सकता हूँ? EC2 पे भी बना सकते हैं हम, ठीक है।
EC2 क्या है, अगर किसी को नहीं पता तो टेंशन ना लें, ये हमारे क्लास के अंदर होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए क्या मैं इसको सर्वरलेस पे लेके जा सकता हूँ? सर्वरलेस भी बना सकते हैं डेफिनेटली। क्या मैं इसको टास्क पे लेके जा सकता हूँ? AWS के अंदर टास्क भी होते हैं, ठीक है, टास्क मैनेजर भी होता है। अब एक और चीज भी है, क्या मैं इसको डॉकर पे लेके जा सकता हूँ? यानी क्या है, ये जो टास्क है ये AWS के अंदर कहते हैं ECS, और जो कुबरनेटिस है उसको कहते हैं EKS। तब ये देखें, ये एक ही API है, समझ जाएं, ये एक API है जो हमने बनाई हुई है, जो कि हमें ये रिस्पॉन्स देती है। थोड़ी देर के लिए हम ये सोच रहे हैं इसको, और ये देखें हम इस पे भी बना सकते हैं, इस पे भी बना सकते हैं, इस पे भी बना सकते हैं, चारों पे बना सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। अब असल काम यही है कि क्या चीज कहां पे यूज की जाए, वो आर्किटेक्ट का काम है। पिलर, जैसे बिल्डिंग के पिलर्स होते हैं, पिलर राइट पे लेफ्ट पे कहीं भी आप बना लो, लेकिन आर्किटेक्ट आपको सही से बताएगा कि यार इस पिलर को अगर मैं यहां बनाऊंगा तो इसकी बेस मजबूत होगी। एम आई राइट? जी सर। तो ये वही वाला काम है। तो अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें के मतलब फैक्टर्स बहुत सारे आ जाते हैं, कॉस्टिंग का भी एक फैक्टर आ जाता है। फिर कोई कहता है कि यार कॉस्टिंग का मसला नहीं है, तो फिर आप कहोगे कि फिर इधर जाओ। कोई कहता है मुझे कॉस्टिंग का इशू आ रहा है, कॉस्टिंग से बचना है, तो आप कहोगे कि फिर आप इस पे आ जाओ, तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी चीजें, यही चीजें आपको सीखने को मिलेंगी हमारे पास किसके अंदर, इस सेशन के अंदर। क्या इंशाल्लाह पहले मैं बता दूंगा EC2 क्या होता है, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। फिर सर्वरलेस मैंने बता दिया, सर्वरलेस क्या होता है। अब यही वाली API को फिर मैं उस वक्त आपसे पूछूं कि अब इसमें क्या किस पे बनाना है, तो आप मुझे सजेस्ट करोगे कि सर शायद मैं इस टाइम तक अगर मैं इसमें बना लूं तो मेरा फायदा है, क्योंकि इसके लिए मुझे पूरी मशीन लेके चलानी पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको इंशाल्लाह AWS के इंशाल्लाह इसी वाले कोर्स के अंदर ना Q4 के अंदर चीजें आर्किटेक्ट लेवल वाली क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब इस EC2 क्या होता है मैं छोटा सा बता दूं, ये एक मशीन होती है जिस तरीके से आप अपनी लिनक्स की मशीन चलाते हैं, या आपके पास क्लाउड के ऊपर एक मशीन मिल जाती है जो कि आपको गूगल प्रोवाइड करता है। तो आपकी प्राइवेट मशीन होगी, ये आपको इसको कहते हैं VPS, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। आपका अपना पर्सनल सर्वर होगा जो EC2 का होगा, लिनक्स का। इसमें लिनक्स के अलावा बहुत सारे सर्वर है, अभी मैं लिनक्स ही यूज कर रहा हूँ। ये हम जब जाएंगे AWS के ऊपर तो आपको नजर आएगा। और ये क्या है, ये सिंपल API आप अपनी AWS के क्लाउड को बता देते कि यार ये वाली API को मुझे समझ जाए, थोड़ी देर के लिए डिप्लॉय लें या होस्ट करें, थोड़ी देर के लिए ना कुछ भी कर लें, कि मुझे ये वाली सर्वर की API है, ये मुझे डिप्लॉय करनी है। कहाँ पे डिप्लॉय करनी है ये हमें? AWS पे। तो AWS इसके अगेंस्ट में आपको क्या दे देता है? एक एंड पॉइंट दे देगा, API दे देगा। तो वो कहेगा, AWS सर्वरलेस कहता है कि यार ये वाला एंड पॉइंट आप यूज करोगे तो आपको ये वाली API कॉल हो जाएगी, और उसके अगेंस्ट में जो भी रिस्पॉन्स है वो आपको मिल जाएगा। तो मुझे पता है API गेटवे AWS का डिफरेंट है इससे, कहीं यही है? वो हम डिस्कस करेंगे AWS के अंदर। लेकिन अभी आपको चलो मैंने दो चीजें बताई कि EC2 के अंदर मुझे एक पूरा वर्चुअल प्राइवेट सर्वर खड़ा करना पड़ेगा, और इसके अंदर फिर जाके मुझे लेट्स अभी नोड पढ़ रहा हूँ तो मुझे Node.js का सर्वर खड़ा करना पड़ेगा, यस। और उस पर फिर मुझे API बनानी पड़ेगी और वो मुझे रिस्पॉन्स देगी। एम आई राइट? यस। और डेफिनेटली इसका भी कोई ना कोई एंड पॉइंट ही होगा, यस। तो अब मुझे अभी तक जितना ये दो चीजें, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही सर, आ रही है। गुड। अच्छा, अब अभी तक जितना कॉन्सेप्चुअल थोड़ी सी चीजें मैंने बताई, तो आप मुझे बताएं कि मुझे API बनानी हो तो मैं किस पे जाऊं? सर्वरलेस पे, क्योंकि वो इजी है, रेडी टू गो है। डिपेंड करता है, जरूरी थोड़ी है हम सर्वरलेस पे जाएं। नहीं देखिए, EC2 में लर्निंग ज्यादा नहीं, कोर्स का इशू आ जाता है ना। मैं अब बहुत सारी चीजें ना, यही मैं कह रहा हूँ। अभी वो मैं कॉन्सेप्चुअल जो कोर्स और वो सारी चीजें मैं वो नहीं कह रहा। अभी मैंने जितना बताया, मैंने कहा यार मुझे ये वाली API बनानी है, इसके लिए मुझे EC2 के ऊपर सर्वर खड़ा पड़ेगा, रन करना पड़ेगा, Node.js रन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर जाके मुझे एंड पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट इसी फंक्शन को जो मेरा बना हुआ है उसको मैं डिप्लॉय कर दूंगा, मुझे एंड पॉइंट मिल जाएगा। आसान सोल्यूशन अभी क्या नजर आ रहा है? सर आसान सोल्यूशन तो यही है कि उसको देखा जाएगा स्केलेबल अगर हो सकती है वो, तो EC2 पे जाया जाता है, वैसे तो सर्वरलेस पे ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये वही वाली चीजें जो आपको इस क्वार्टर के अंदर इंशाल्लाह ताला सीखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। Node.js हम थे कहाँ पे? Node.js क्या करता है भाई? एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है, जिसके ऊपर हम कौन सा, सॉरी पर वो सिंगल थ्रेडेड वाली क्वेश्चन पूछ रहे थे सर, वो कहीं? हाँ, कौन सा था वापस पूछिए? एक सिंगल थ्रेडेड होता है और एक मल्टी थ्रेडेड होता है।
ये और इसके अलावा इवेंट लूप ये होता है क्लियर हो जाएगा। वो जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करता हूँ थोड़े टाइम में। हाँ जी सर, पहले तो ये बहुत पूछते हैं नोड के ऊपर ना, जब इंटरव्यूज वगैरह के लिए पूछते हैं कि हम नोड पे काम करें, सबसे पहला जो उनका क्वेश्चन होता है वो कहते हैं कि इवेंट हैंडलिंग नोड.js के अंदर क्या होती है। ठीक है, ये मैं बताता हूँ। अब मुझे सबसे पहले ये बताया कि Node.js सिंगल थ्रेडेड है या मल्टी थ्रेडेड है, ये बता दे। ये बताया कि हमें थ्रेड है क्या, थ्रेड है क्या। आप समझ लें कि आपका जो कोड चल रहा है ना, सीपीयू का जो कोड होता है, लेट्स से हम डुअल कोर कहते हैं, 7 कोर प्रोसेसर कहते हैं, व्हाटएवर, ठीक है, तो डुअल कोर कहते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो एक थ्रेड चलता है एक कोड के ऊपर, ठीक है, एक थ्रेड चलता है एक कोड के ऊपर। अब मुझे ये बताएं, Node.js के बारे में लोग कहते हैं कि ये है सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन, यहाँ पे सिंगल थ्रेडेड है ये। अब मसला ये है, सिंगल थ्रेडेड का मतलब क्या होता है, अब मैं बताता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। अगर मैंने एक रिक्वेस्ट आई सर्वर पे एबीसी, और इस पे मैंने एक लगा लिया सीपीयू इंटेंसिव काम या तो आईओ ब्लॉकिंग काम। आईओ ब्लॉकिंग का क्या मतलब होता है, मतलब इनपुट आउटपुट से उनको आप रिस्ट्रिक्ट कर दो। क्या अगर हम फोर का लूप यूज करें तो क्या आईओ ब्लॉक होता है इससे? नो ये क्यों नहीं होता? नहीं सर, फॉर लूप से आया नहीं होता। अगर आईओ एक्सेस करनी है तो फिर आईओ का तो फाइल हैंडलिंग कर रहे हो। अभी ये एक्सटर्नल किसी वजह से मुझे जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट बताएं कि मैंने लगा दिया सर होगा कि डेवलपमेंट काम कर रहे हैं। यस बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सिंक्रोनस काम कर रहा था। यहाँ पे एक फोर का लूप है और यहाँ पे console.log b, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, सर आपकी क्या बात कर रहे हैं, हो रही है सर, हो रही है। मुझे बताएं क्या चलेगा, सीक्वेंस क्या होगा, ABC। सिंपल सी बात है। क्या ये हो सकता है कि अगर यहाँ पे लेट से 100 है, 100 का लूप लगाया हुआ है, तो क्या होगा, ए चलेगा 1 टाइम, बी चलेगा कितनी टाइम, 100 उसके बाद ही सी चलेगा, राइट? ऐसा होगा कि क्या बी के बीच में सी आ जाए? नो सर, ये जो पूरा लूप है, ये कहेंगे इसको क्या है, ये सिंक्रोनेंस चल रहा है, ठीक है, क्या हो गया, ठीक है, तो ये पूरा सिंक चल रहा है। तो इसका मतलब जब तक ये लूप खत्म नहीं होगा, जब तक आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या कोई और काम हो सकता है? नो सर। तो आपका आईओ ब्लॉक हो गया ना, इनपुट और आउटपुट आप कर नहीं सकते ना जब तक ये वाला लूप कंप्लीट ना हो। एम आई राइट? हाँ जी, यस सर। ठीक है, तो यही सोचिए आप थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे जब हम कहाँ पे थे, सिंगल थ्रेडेड के ऊपर, हमने कहा कि एक एपीआई की रिस्पॉन्स आया। हम कह रहे हैं अभी कॉन्सेप्ट ये है कि Node.js क्या है हमारे पास, सिंगल थ्रेड। ये याद रखिएगा। अब ये एपीआई की रिस्पॉन्स आई और एपीआई की रिस्पॉन्स के अंदर ही मैंने कोई इतना बड़ा काम कर दिया, लेट से लूप लगा लिया, पता नहीं कितने का लूप लगा लिया, ठीक है, और इतनी ही देर में दूसरी एपीआई की एक रिक्वेस्ट आ गई। ये रिक्वेस्ट 1 है, एपीआई रिक्वेस्ट R1, और इसको हम कह देते हैं R2। तब मुझे जरा थोड़ा सा ये बताया, अगर मैं सिंगल थ्रेडेड कह रहा हूं तो क्या होगा, मतलब लाइन बाय लाइन कोड चलेगा। R1 एग्जैक्टली, जब तक ये फिनिश नहीं होगा, जब तक इसको आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सिंगल थ्रेडेड है ना, थ्रेड तो सिंगल है। जैसे एपीआई आई, उसने क्या कर दिया, कोई ऐसा आपने काम कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन के अंदर। तो आपने ये काम कर दिया, आपने एक फोर लूप लगा दिया जो कि पता नहीं कब जाके कंप्लीट होगा, आपको भी नहीं पता थोड़ी देर के लिए। तो अब इतनी देर में जब तक ये कंप्लीट हो रहा है, जब तक सर्वर के ऊपर आ गई दूसरी रिक्वेस्ट, तो जब दूसरी रिक्वेस्ट आई तो अब क्या करेगा, ये ब्लॉक कर दिया। या सिंगल थ्रेडेड है तो अब ब्लॉक हो गया, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, जब तक वो इसको रिस्पॉन्स नहीं देगा। और सर अगर ये मल्टी थ्रेडेड होता Node.js तो फिर क्या होता? फिर मल्टी थ्रेडेड होता तो ये जब तक भी चलता रहे, दूसरी रिक्वेस्ट आएगी वो उसको हैंडल कर लेगा। तो अब कॉन्सेप्ट ये है कि जो Node.js है ना, वो सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन है, ठीक है, ये क्लियर है पहली बात? यस सर, यस सर, यस सर।
अब मजे की बात, हम नोड जेएस को मल्टी थ्रेडेड बना सकते हैं। सो डिले अप्लाई करते हैं ऐसे फंक्शन यूज करते हैं कुछ या वो चीज सर ना 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 फाइल सिस्टम होता है। दो चीजें हैं हमारे पास, दो चीजें एक मिनट दोस्त, हमारे पास दो चीजें हैं नोड जेएस के अंदर। एक है वर्कर थ्रेड, ठीक है, ये हम डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। एक वर्कर थ्रेड होता है और एक होता है चाइल्ड प्रोसेस इन नोड जेएस। अब दोनों चीजें नोट कर लें अपने पास ताकि आप लोग थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर लें। क्लस्टर में होता है एक चीज, हाँ क्लस्टर चीज होती है, क्लस्टर भी होता है, लेकिन अभी जो सिंपल रखने के लिए दो चीजें हैं हमारे पास। एक वर्कर नोड होता है, यानी वर्कर हमारे पास नोड जेएस के अंदर मौजूद है, वर्कर थ्रेड जिसे हम कहते हैं, और एक होता है चाइल्ड प्रोसेस। इन दोनों की मदद से आप अपनी एप्लीकेशन को मल्टी थ्रेडेड बना सकते हो। अब वो कैसे है, क्या है, इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। सिंपल रखते हैं, नोड जेएस एप्लीकेशन सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन है। नोड जेएस जो है हमारे पास सिंगल थ्रेडेड है, ठीक है, बट हम उसको मल्टी थ्रेडेड बना सकते हैं, ऑप्शन है हमारे पास। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। जी सर। अच्छा, अब जब मैं कह रहा हूं मल्टी थ्रेडेड बना सकते हैं तो आपको क्या करना चाहिए जब ऐसा कोई काम आए? तो आपको एक थ्रेड ओपन करना चाहिए। जब आपको पता है कि ये इस तरीके का काम है तो थ्रेड के अंदर ये ऑप्शन दे देंगे। तो ये अब क्या हो गया, एक थ्रेड ओपन किया आपने, उस पर आपने अलग काम करवा दिया, लेकिन आपके पास वापस एक दूसरी रिक्वेस्ट आई, तो क्या अब मैं हैंडल कर सकता हूं उसको? जी सर, यस सर, कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, जो थ्रेड होते हैं वो चलते हैं किसके ऊपर? जो कोर्स होते हैं ना आपके सीपीयू के कोर्स, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आपके पास 7 कोर सीपीयू है तो कितने कोर्स आप कितने थ्रेड्स ओपन कर सकते हो आप? 7। इसी तरीके से, ठीक है। अगर डुअल कोर है तो कितने? 2। सर तो डिफरेंस नहीं होता कोर और थ्रेड्स जो होते हैं? सॉरी, मतलब जैसे ड्यूअल कोर में 4 थ्रेड्स भी होते हैं, 2 थ्रेड्स भी होते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। थ्रेड होते हैं। अब ये डिपेंड करता है ना आपके सीपीयू पे। अब ये सारी चीजें अब डिपेंड कर गई है आपके सीपीयू पे। तो कैसे प्राइसिंग का डिफरेंस नहीं आएगा? सॉरी, प्राइसिंग का डिफरेंस नहीं आएगा जब हम AWS पर जाएंगे इसको लेकर? तो क्या प्राइसिंग का डिफरेंस नहीं आएगा जब हम कोड चेंज कर रहे होंगे तो उस वक्त? डेफिनेटली। जब आप EC2 की मशीन आप लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ये कह रहे हैं, तो EC2 की मशीन के अंदर भी तो हम सीपीयू देखते हैं ना। अब आपको पता है कि आपका काम सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन के अंदर आपने कोई ऐसा काम किया है कि आपको एक ही सीपीयू से काम हो जाएगा, तो आप एक सीपीयू लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। आप कहते हैं नहीं है मुझे डुअल चाहिए, तो डेफिनेटली उसकी थोड़ी सी प्राइसिंग बढ़ेगी। डिपेंड्स, डेफिनेटली सारी चीजें डिपेंड करती हैं। और सर एक चीज समझ नहीं आती, ये आईओ ब्लॉकिंग का क्या होता है? आईओ का मतलब क्या होता है? इनपुट और आउटपुट, सिंपल सी बात है। अभी हमारे केस में यहाँ पे आईओ क्यों ब्लॉक हुआ? क्योंकि ये इनपुट नहीं ले सकता था ना यहाँ से। जब इनपुट नहीं ले सकता था तो ये आउटपुट भी नहीं देगा आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी इस पे प्रोसेस कर रहा था। तो जब ये प्रोसेस चल रहा था तो आपका आईओ ब्लॉक हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि नोड जेएस को हम सीपीयू इंटेंसिव काम के लिए यूज नहीं करते। जब भी हम आपको हम फ्रंट एंड पे भी ये डिस्कस करते हैं ना कि इतना ज्यादा लूप बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपकी पूरी एप्लीकेशन उस लूप की वजह से रुकी रहे। याद है ना? जी सर। तो ऐसा ही सेम काम आपके पास नोड जेएस में। नोड जेएस में भी आपको ऐसा कोई काम सर्वर पे नहीं करना जिसकी वजह से उस फंक्शन में ज्यादा टाइम लग जाए, वो सिंक्रोनेंस हो, और सिंक्रोनेंस की वजह से दूसरी रिक्वेस्ट को हैंडल ना कर सके। खैर, देखते हैं इन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं, टेंशन ना लें। अच्छा, मैं था ये नोड जेएस के ऊपर एक मिनट दीजिएगा, थोड़ा सा हेलो वर्ल्ड करते हुए चलते हैं, फिर सवाल लेता हूं मैं। अब हम कहते हैं कि नोड जेएस के ऊपर हम अपना सर्वर बना रहे हैं, तो नोड जेएस के ऊपर हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स मौजूद है, ठीक है। बहुत सारे मॉड्यूल्स मौजूद हैं, ये देखें, कंसोल है, डीएनएस है, डोमेन है, एरर्स है, इवेंट्स है, फाइल सिस्टम है। ये सारी चीजें हम देख लेंगे इंशाल्लाह। एचटीटीपी की भी हम बात करें, क्यों एचटीटीपी हम यूज कर रहे हैं? के लिए सर्वर, क्योंकि हम एपीआई सर्वर बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें एचटीटीपी चाहिए होगा। क्या मैं जरूरी है कि एचटीटीपी यूज करूं? क्या मैं फाइल सिस्टम यूज कर सकता हूं?
तो फाइल सिस्टम एग्जैक्टली अगर आप कोई ऐसी जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं जिसका काम सिर्फ ये है कि फाइल रीड करना और राइट करना, तो उसके लिए क्या मुझे और किसी चीज की जरूरत पड़ेगी? यानी आप एक एक मॉड्यूल्स को अलग अलग यूज कर सकते हैं, कोई मतलब जरूरी नहीं है कि हम HTTP के साथ यूज करें। ठीक है, अभी हम सर्वर बनाने जा रहे हैं, डेफिनेटली API बनानी है तो HTTP यूज करना पड़ेगा, तो हमने यूज किया। आपका होस्ट नेम है, ये आपकी पोर्ट है, डेफिनेटली आपको याद है हम लोग हमेशा पोर्ट डिफाइन करते हैं, जैसे रिएक्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट वो कौन सी पोर्ट पे चलता है रिएक्ट हमारे पास 3000, तो सर्वर की भी पोर्ट्स होती है ना, तो हम अपनी पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपका रिएक्ट 3000 पे चल रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए पोर्ट? 3001। अगर रिएक्ट की अगर आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी 3000 पोर्ट पे चल रही है तो आप इसकी पोर्ट को चेंज करोगे, 5000 कर दो, 3001 कर दो, जो दिल करे आपका वो कर दो। ठीक है, चलो मैं इसको कॉपी करता हूँ। टोटल कोर्स कितने पोर्ट्स आपके पास आई थिंक बहुत सारी है, मतलब लिमिट नहीं है उसकी। 65,000। हाँ, और कुछ स्पेसिफिक पोर्ट्स के बाद आप दे सकते हैं। मुझे सही से पोर्ट नंबर याद नहीं आ रहा, मैं आपको वो देख के बता दूंगा, बल्कि अभी नेट से सर्च करेंगे तो वो भी मिल जाएगी। सर 1024 के ऊपर यूज कर सकते हैं आप, 1024 के ऊपर, फिर 65,000 कुछ आप यूज कर सकते हैं। हाँ 1024 तक अलाउड नहीं है, वो रजिस्टर्ड पोर्ट्स हैं। ठीक हो गया जी। तो अब आ गए यहाँ पे, मैं पहले देख लूँ मेरे पास Node.js का वर्जन कौन सा यूज कर रहा हूँ। मैं 12 यूज कर रहा हूँ, आई थिंक गुड इनफ है। आप लोगों में से कितने लोग यूज कर रहे हैं NVM के बारे में पता है? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक प्रोजेक्ट यूज कर रहा है। अच्छा है ना ये? यस सर, बेहतरीन है। इससे फायदा ये होता है कि आप किसी भी फोल्डर पे कोई भी आप वर्जन टू बी वेरी स्पेसिफिक चलाना चाहते हैं तो आप चला सकते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको सिंपल सा रन करता हूँ, कुछ नहीं कर रहा। कैसे रन होती है फाइल भाई Node.js की? अगर मुझे कोई Node.js के साथ मतलब स्टार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने कोई पैकेज जेसन नहीं बनाई हुई, तो हमें डायरेक्ट रन करना है तो हम करेंगे node एंड देन फाइल का नाम index.js। सॉरी, नोड के अंदर हमारे पास कौन सा फोल्डर है? Node.js के अंदर क्या मौजूद है? अच्छा, तो इसमें हो गया ना, ये देख लीजिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने एक सर्वर क्रिएट किया है। ये जो सर्वर है वो हमारे पास क्या लेके आता है? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, ये इसके साथ आता है। अभी हम डायरेक्ट रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अभी हम क्या, अब इसमें ये बताएं कि थोड़ी देर के लिए आप सोच के बताएं कि इसी कोड को आपको सिर्फ देखना है। मैं कौन सी रिक्वेस्ट करूंगा या कौन सा पाथ दूंगा तो ये रिस्पॉन्स आएगा मुझे? थोड़ा सा गौर से सोच के बताएं। HTTP सर, तो मेन पाथ है जो पोर्ट 3000 रूट पाथ लोकल नहीं, इसका मसला नहीं है। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसको भूल जाए। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ जिस तरीके से हम कहते हैं ना /contact us, स्लैश के बाद कुछ भी नहीं लिखेंगे, /contact us कहते हैं। अबे भाई चल जाए यार, contact us हो गया, /about हो गया। तो यहाँ पे ऐसा क्या लिखूंगा जो मुझे ये रिस्पॉन्स देगा? फॉरवर्ड स्लैश बस। आप लोग कह रहे हैं कि अगर मैं सिर्फ ये दे दूं तो ये दे देगा, राइट? यस सर। चल, कौन सी पोर्ट है? ठीक है, 3000 में मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ब्राउजर पे चलते हैं और सिंपल फिनिश मारते हैं। आ गया। अच्छा जी, आप लोग कह रहे थे ये स्लैश पे आएगा। अगर मैं इसको कहता हूँ /about तो क्या होगा भाई? एरर? अकाउंट पे भी आएगा। आप कुछ भी लिख दे, व्हाटएवर जो आपका दिल करे, ये सब पे आ जाएगा। ऐसा क्यों? रिक्वेस्ट तो चेक ही नहीं की सर, रिक्वेस्ट तो हमने चेक नहीं किया। हमने क्या किया? उसको पहला रूट मिल रहा है, यस, पहला पाथ उसको मिल रहा है। ये कह रहा है सिर्फ सर्वर रन करो और ये काम कर दो। इसका मतलब ये सर्वर चला और ये राउट कोई भी रिक्वेस्ट, यस, राउट कोई भी है, इसने इसको हैंडल ही नहीं किया। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए ये बताएं कि अब हम इसमें कंसोल करते हैं, console.log request। ठीक है, रिक्वेस्ट का मतलब कि रिक्वेस्ट का क्या मतलब है? पहले तो ये बताएं, ये रिक्वेस्ट और रिस्पांस का मतलब जरा मुझे समझा दें जल्दी से। ये रिक्वेस्ट और रिस्पांस होता है। रिक्वेस्ट जो हम भेजते हैं, रिस्पांस सर्वर हमें देता है,
रिक्वेस्ट क्लाइंट करेगा, ठीक है। फ्रंट एंड से आपने रिक्वेस्ट किया तो क्लाइंट होगी। लेट्स से अभी हम कहते हैं क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है स्लैश अबाउट की, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अभी ये सपोज करते हैं ये रिक्वेस्ट कहाँ गई हमारी, सर्वर के पास सर्वर के पास। कौन सा सर्वर है हमारा, हमारे केस में अभी Node.js। यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, क्योंकि अब ये सिंगल थ्रेडेड है ना। अगर आपने गौर से देखा हो तो ये जब हम लिसन कर रहे हैं ना, तो अब इसने थ्रेड पे लिसन लगा लिया, ठीक है। अब ये सुनता है, अभी आपकी रिक्वेस्ट को लिसन करेगा। अब जब भी इस पे लिसन आएगी, अभी हमने स्लैश किया था तो हमारे पास ये आ गया, अबाउट किया तो भी ये आ गया, क्योंकि ये लिसन कर रहा है कंटिन्यूअसली। तो जब हम रिक्वेस्ट की तो यहाँ तक तो पहुंच गया वो। अब इसके बाद इस फंक्शन का क्या काम है, सर्व करना सर, जो क्लाइंट से रिस्पॉन्स करना। क्या काम करना, सर रिस्पॉन्स करना, ठीक है। जब तक मैं रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, जब तक कोई आपकी एक रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होगी। लेट्स से थोड़ी देर के लिए मैं ये कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। असल काम इसका था रिक्वेस्ट डॉट एंड। इसका मतलब कि एक रिक्वेस्ट आई, उसको मैंने एंड कर दी, यानी काम इसका कंप्लीट हो गया, तो अब फ्री हो गया सर्वर। लेकिन अभी मैंने एंड बंद कर दिया, इसको मैं सेव करता हूँ। अब क्या होगा थोड़ा सा ये बता, मैंने सर्वर को रीस्टार्ट कर दिया वापस आपके सामने। सर रिस्पॉन्स नहीं देगा सर, वो रिस्पॉन्स कभी आएगा ही नहीं, वो चलता रहेगा, वो ब्लॉक हो जाएगा और नहीं कर सकेगा। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि रिक्वेस्ट आई, सर्वर पे आई, यहाँ तक तो वो पहुंच गया, ठीक है। अब रिस्पॉन्स एंड नहीं हुई थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या दूसरी मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट 2 आएगी इस पे सर्वर पे। पहला ये रिक्वेस्ट 1 है, क्यों नहीं आएगी सिंगल थ्रेडेड की वजह से नहीं आएगी। एग्जैक्टली सिंगल थ्रेडेड है। अगर कोई मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन होती है तो अगर मैं इस वाले फंक्शन के अंदर रिस्पॉन्स नहीं देता तो वो दूसरे से इसको रिस्पॉन्स कर सकता था, लेकिन ये सिंगल थ्रेडेड है। अब मसला ये हो गया कि हमने इस रिक्वेस्ट को तो एंड ही नहीं की। अब सर्वर को ये लग रहा है कि मेरा उस क्लाइंट के साथ जो वो है सेशन, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसका मतलब जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, जब तक ये रिस्पॉन्स नहीं देगा। अब जिसको देखना, ठीक है, हम लोग, मैं कहता हूँ यहाँ पे स्लैश अबाउट, ठीक है, या स्लैश भी कर दे तो भी कोई मसला नहीं है। तो ये देख रहे हैं आप, ये हेलो वर्ल्ड तो पुराना लिखा हुआ है, ठीक है, मैं नया खोल लेता हूँ। ये लोड हो जा रहा है, ये लोड हो जा रहा है, यस, ये देखें। अब ये क्यों यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं जा रही, कोई बता सकता है? ये देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन रिक्वेस्ट जा ही नहीं रही। पहले रिक्वेस्ट यस, से आपका आयो ब्लॉक हो गया। आयो ब्लॉक हो गया तो ना वो इनपुट दे रहा है ना आपको आउटपुट दे रहा है। अब आपका सर्वर कंटिन्यूअसली रिस्पॉन्स एंड के लिए रुका हुआ है, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैं इसको, खैर ये देखें, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भी आ गया। इसके अंदर हमें मिलता है पाथ, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये जरा आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर मिलता है रिक्वेस्ट डॉट पाथ। सर जब भी फंक्शन बनेगा, जैसे जब भी कोई सर्वर बनेगा, उसके एंड में जब काम हो जाएगा तो रिस्पॉन्स डॉट एंड लिखना लाजमी है। रिस्पॉन्स डॉट एक्चुअल कीवर्ड यही लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कीवर्ड्स चेंज होंगे। रिक्वेस्ट को एंड करना जरूरी है, कीवर्ड कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर में हम और चीजें भी देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन रिक्वेस्ट एंड करना जरूरी है। कीवर्ड हम कोई भी यूज कर सकते हैं। अभी तक ये एग्जैक्टली सेंड भी यूज कर सकते हैं, जेसन भी यूज कर सकते हैं, इसलिए कीवर्ड कुछ भी आ सकता है, लेकिन रिस्पॉन्स को एंड करना जरूरी है, भाई ये सवाल है मेरा, ठीक है। हम यहाँ पे थे, हम कहते हैं कि भाई अब चल गया वापस, अब हम कहते हैं अबाउट। यार क्यों नहीं चल रहा कीबोर्ड पर से, आई डोंट नो, स्पेलिंग गलत है, भले स्पेलिंग गलत है, एक्चुअली पाथ नेम होगा। अब आप जब भी इसके अंदर सर्वर में चेंज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ता है इसके लिए, सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बोर्ड नहीं आ रहा सर नोट डाउन नहीं है ग्राफ व्यूअर में। हाँ, वो राउट की स्पेलिंग कुछ भी गलत लिखूं उससे खैर राउट मिलना तो चाहिए ना हमें। अभी हम देखते हैं कि एक्चुअली रिक्वेस्ट के अंदर होता क्या है। HTTP में चलते हैं हम। HTTPS भी बना सकते हैं आप लोग। HTTPS के बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को, तो कोई नई बात है नहीं इसमें। रिक्वेस्ट
सर इसमें URL यूज नहीं होती होंगी ना सर, मतलब URL सिर्फ हमारे हद तक ही है डॉट URL। ठीक है, अब इसको मैं चेंज किया, दोबारा रीस्टार्ट, रिफ्रेश, तो ये देखें URL मिल गया मुझे। अब मैं क्या यहाँ पे ये काम कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट तो 200 डिपेंड करेगी इस पे। अब हम कहते हैं कि इफ request dot URL equals to कह देते हैं /about, और इसको मैं कहती हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? यस लेकिन सर अगर वो अगर URL चेंज होगा तो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, सिंपल। अच्छा जी, अब क्या करना चाहिए? सर कंटेंट टाइप चेंज कर लें, जरा प्लेन टेक्स्ट की बजाय ना HTML कर दें। इसको कुछ भी कर सकते हैं, इसका मसला ही नहीं है, ये तो सारी चीज आपके हाथ में है। और यहाँ पे कहते हैं अननोन। सर यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट एंड रिटर्न काम कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर इफ चल जाएगा तो वहीं से रिटर्न हो जाएगा कोड। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखते हैं, अच्छा हमने अबाउट लिखा है ना, ठीक है, डेफिनेटली इसको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा अननोन, ठीक है, क्योंकि अबाउट की स्पेलिंग गलत थी, अबाउट अस। अब मैं होम लिखूं तो क्या होम आएगा? होम नहीं आएगा, सर्वर बंद हो गया था। सर्वर क्यों बंद हुआ, ये सवाल है पहला मेरा। सर्वर बंद नहीं होना चाहिए। किसी वजह से बंद हुआ होगा। होम, अननोन, अबाउट, ठीक है, तो ये इस तरीके से चल रहा है। अब खुद सोचिए, अब मुझे ये बताएं थोड़ी देर के लिए, जब हम अपनी एप्लीकेशंस बनाते हैं तो API आउट से बहुत सारे होते होंगे ना? यस सर, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एप्लीकेशन /JSON, और यहाँ यस सर, एक चीज मैंने पूछी थी, अभी जो हम भेजा ये तो HTML के तौर पे हमें रिसीव हो रही है, ठीक है, लेकिन जैसे API के रिस्पॉन्सेज में JSON डेटा आता है और वो HTML नहीं आती, वो कैसे करेंगे? वापस बोलिए, सवाल वापस पूछिएगा प्लीज। सर अभी तो आप जैसे यही सवाल है, वो हम JSON का कीवर्ड यूज करेंगे तो वो JSOन अभी आते हैं, इस पे आते हैं। वो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी मेरे करनी है, हमें आते हैं आहिस्ता आहिस्ता आते हैं इस पे। अबाउट API, तो ये देखें आपके पास JSON में आना स्टार्ट हो गई है। खैर अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। अब थोड़ा मुश्किल सवाल ये है कि मेरे पास अगर 15, 20, 25 राउट्स हैं तो मैं क्या करूंगा? सिंपल Node.js यूज कर रहे हैं तो एक्सप्रेस यूज पड़ेगा, वरना एक्सप्रेस यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली मिलता है हमें। असल में अगर Node.js यूज करूंगा ना तो उसका यही तरीका है। अब मजे की बात पता है क्या है, अगर यहाँ पे मैं अगर कोई HTML डाल दूं, ठीक है, अगर मैं HTML की बात कर रहा था ना, ये रही, तो थोड़ी देर के लिए अगर इस तरीके से सोचे तो आप मुझे बताइएगा अब क्या होगा। थोड़ा सा मुश्किल करके देता हूं आपको। सर ये स्टेटस कोड है हमारे 200, तो ये हम क्लाइंट साइड पे कैसे भेज सकते हैं? हम उसको पता चलेगी कि क्या एरर क्या है सर? ये यहाँ से होता है ना, तो बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। 2 मिनट दें मुझे, सबसे पहले जो एक मुश्किल सवाल है वो कर लूँ, फिर ये आपको स्टेटस कोड वाला भी यहाँ से आपको पता चल जाएगा, कोई मसला नहीं इतना बड़ा इशू। अच्छा अब मुझे बताएं कि यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ लेट्स से इमेज, ठीक है, इमेज भी हमारे सर्वर से ही आ रही है और सर्वर पे हमारे पास आती है /image1, ठीक है। थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं .jpeg, और ये इमेज बंद हो गई, ठीक है, ठीक है, व्हाटएवर, गुड इनफ।
इमेज। अब क्या होगा जरा ये बताएं। अब कोई भी रिक्वेस्ट लेट से थोड़ी देर के लिए उसको इमेज की रिक्वेस्ट बना देता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा काम हल्का सा आसान हो जाए। हम कहते हैं गेट प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है और ये इसकी इमेज है, ठीक है। स्पेलिंग्स माजरत के साथ थोड़ा सा इग्नोर ही कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है। इसको मैं कट कर देता हूँ और इधर वही कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको रिस्पॉन्स को, और ये हमारे पास है टेक्स्ट का HTML। थोड़ी देर चलें, अब मुझे बताएं अब क्या होगा। जी जवाब चाहिए मुझे। प्रोडक्ट पर सर हमारे पास डिव रेंडर होगी, चाहिए सर, लेकिन इमेज वो जो फ्रंट एंड पे यूआरएल होगा वहां से उठाने की कोशिश करेगा। सही है। असल में ये वाली भी जो रिक्वेस्ट है ना ये भी सर्वर पे ही आएगी। चले देखते हैं। ये देखें मैंने इसको स्टार्ट किया, ठीक है, रिक्वेस्ट आई होगी। हम चलते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर, PRODUCT। चले ये देखें। अब जरा आप रिक्वेस्ट देखते हैं क्या आया हमारे पास। फिर ये आपने नीचे वाला कोड इसमें नहीं लिखा हुआ, वो चल रहा है इसीलिए बंद हो रहा है। लास्ट वाला कोड है ना ये हर केस में चल रहा है इसलिए बंद हो जाता सर्वर। इसको कर देते हैं, लास्ट में चला लेते हैं। एल्स हो गया, इसको हम कह देते हैं एल्स इफ। अब मसला सॉल्व है, ठीक, चलाते हैं वापस। चलिए इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। अब चलते हैं हम इसके रॉक्स के ऊपर। ये देखें, ये इसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे लेने आया। तो अब क्या करना पड़ेगा अगर ऐसा कोई थोड़ी देर के लिए सोचेगा और मुझे काम करना है तो क्लास प्लीज। अच्छा अब देखा आपने प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट के ऊपर प्रोडक्ट का पेज तो आया, लेकिन इसके अंदर भी एक और रिक्वेस्ट थी स्लैश इमेज की। तो अब क्या करना पड़ेगा? एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट हैंडल करनी पड़ेगी, किसकी? इस इमेज की। और उस इमेज के अंदर मैं इसको दे दूं कहीं से भी, यहाँ पे एक इमेज हो मैं इसको वापस फॉरवर्ड कर दूं। क्या ये वैसे तो तरीका तो सही है, लेकिन आप सोचें कि क्या अगर इसी तरीके से मैं अपनी पूरी एप्लीकेशन बनाऊंगा तो मुझे कितनी चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। बहुत सारी मिलियन में देंगी रिक्वेस्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हर एक रिक्वेस्ट को, ये तो सिर्फ जेपैग आया था, इसके बाद आपके पास CSS होती है, जावास्क्रिप्ट होती है। तो आप सोचे कि हर एक CSS की रिक्वेस्ट आपके पास आएगी, जावास्क्रिप्ट की रिक्वेस्ट आएगी। तो एक तरीका ये है कि यहाँ पे आपने एक स्टैटिक का फोल्डर बनाया। अब ये वाला फोल्डर स्टैटिक का मैं यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ? स्टैटिक तो यूजुअली तो हम फ्रंट एंड पे बनाते हैं। सवाल है ये भी, अब जवाब चाहिए। CSS और HTML को सर यहाँ से मतलब सर्वर पे हैंडल करते हैं। तो फ्रंट एंड पे भी तो हम स्टैटिक का फोल्डर बनाते हैं, तो फिर उसमें क्या फर्क है? कोई बताएगा मुझे? सर फ्रंट एंड चलता है ब्राउजर में, और ये जो बैक एंड से डाटा ही फ्रंट एंड की तरफ जाएगा। फ्रंट एंड के पास खुद डाटा तो नहीं ना आ जाता। जबरदस्त, यही वाली बात है। तो फ्रंट एंड पे जो डेटा अगर हमें खुद वहीं से लेके वहीं शो करना होता है, तो इसलिए हम स्टैटिक बनाते हैं ताकि हम वहीं से इसको शो कर सके, ठीक है। अब सर्वर के ऊपर स्टैटिक बनाने का फायदा ये होता है कि यूजुअली आप जो सारी चीजें डिप्लॉय करते हैं वो करते ही कहाँ पर है? सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे ना। तो इस सर्वर का मकसद ये यही है, यहीं से स्टैटिक लेके वो आपको फॉरवर्ड करता रहता है, ठीक है। लेकिन अभी मसला वही आ रहा है कि एक एक रिक्वेस्ट के लिए हमें फिर सब जगह से हर एक की रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी। या तो मैं एक वो बना लूं कि भाई जब भी static.jpeg आ जाए तो इसको कहां पे मूव कर दो? स्टैटिक के अंदर कोई एक फोल्डर बना लिया आपने इमेज, तो फिर वो वहां से उठा के दे देगा। ये पॉसिबिलिटी तो है। सॉरी, लेकिन आप खुद सोचे कि ये आपको कितनी रिक्वेस्ट हैंडल करनी पड़ेगी। तो ये
Node.js का कोर मॉड्यूल है, अगर आप Node.js के साथ कोर मॉड्यूल्स को यूज करेंगे तो फिर ये तरीका है इसका, ठीक है। लेकिन ये आसान है या मुश्किल है? अभी तक लेकिन सर मुश्किल है क्योंकि आपको और एक और चीज ना, एक चीज का और ख्याल रखें कि आपको हर चीज यहाँ पे किसमें चलानी पड़ेगी, कंडीशंस के अंदर। एक रिक्वेस्ट अब हो सकता है कि कुछ हो, अगर कोई भी मसला होगा तो सारा कोड अगर आप गौर से देखो तो एक ही फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए ये है कि मैं यहाँ से एक रिक्वेस्ट बनाऊं। अच्छा, मुझे अगर इसको थोड़ा सा बेहतर करना हो, मुझे पता है एक तरीका गलत है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर यही कोड है मेरे पास, तो बेहतर करना तो क्या करूंगा? फंक्शंस बना देंगे अलग अलग। क्या ये चलेगा? जी चलेगा। तो क्या इस तरीके से हम थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, कोड क्वालिटी थोड़ी सी और बेहतर हो सकती है, हम थोड़ा थोड़ा इस तरीके से करके कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसको हैंडल करना, हर एक को हैंडल करना हमारे लिए थोड़ी सी और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? एक्सप्रेस.js, ठीक है। अब ये देखिए कितना आसान है, कितना आसान है, किस सेंस में, अभी हम देखते हैं इसको। अच्छा, एक चीज बताएं, जब मैंने ये HTTP का मॉड्यूल यूज किया तो क्या मुझे इंस्टॉल करना पड़ा इसको? नो सर, ये बिल्ट इन मॉड्यूल है Node.js का, इसलिए हमें ये इंस्टॉल नहीं करना, ठीक है। और Node.js के जो बिल्ट इन थे वो मैंने कुछ देर पहले दिखाया था, जिसमें फाइल सिस्टम तो क्या ये हमें एक्सप्रेस में इंस्टॉल करना पड़ेगा? एक्सप्रेस हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, यस, क्योंकि एक्सप्रेस Node.js का बिल्ट इन मॉड्यूल नहीं है। अब ये देखिए एक्सप्रेस का यूज करने का तरीका ये है। अब ये देखिए कितना आसान है, देखने से पता चल रहा है कि पढ़ने से पता चल रहा है कि होगा क्या यहाँ पे। अगर मैं /get की रिक्वेस्ट करूंगा किसके ऊपर, सॉरी / की रिक्वेस्ट करूंगा get, तो ये मुझे ये रिटर्न कर देगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं जल्दी से। अब देखेंगे इसमें API बनाना बहुत आसान है, आपके राउट्स डिफाइन करना बहुत आसान है, बहुत जबरदस्त है ये। अब देखते हैं इसको। Node.js का कोड तो नहीं चाहिए ना, वो तो मैंने सारा कॉपी पेस्ट ही किया हुआ, तो आपको मिल ही जाएगा, वरना मैं कोड शेयर कर दूंगा आपके साथ इसके गेटअप की रेपो बना के, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। इसको हम कह देते हैं HTTP और एक और फाइल बना देते हैं जिसका नाम दे देते हैं हम लोग express.js, ठीक है, सिंपल सा। अच्छा जी, तो अब सवाल है आप लोगों से, जल्दी से बताएं कि कैसे इंस्टॉल करूं एक्सप्रेस को। npm init -y करके पहले तो पैकेज बनाना होगा। npm install express, बिल्कुल, लेकिन npm इंस्टॉल एक्सप्रेस से पहले आगे सर बता देगा। npm init -y। असल में मसला ये है कि मैं डायरेक्ट जैसे हम लोग रिएक्ट के अंदर करते हैं ना, डायरेक्ट हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करना लग जाते हैं। तो मुझे बताएं कि मैं यहाँ पे लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकता हूँ? पहला सवाल ये है कि डायरेक्ट जैसे मुझे एक्सप्रेस यूज कर सकते सर, डायरेक्ट नहीं कर सकते सर, पैकेज जैसे क्या रिएक्ट के अंदर मेरे पास पैकेज जैसे मिलती है? जी सर मिलती है। ठीक है, जैसे हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहीं पे आपको डायरेक्ट वो एक स्ट्रक्चर बना के देते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी पैकेज जैसे मौजूद होती है, तो आपको पैकेज जैसे इनिशियलाइज नहीं करनी पड़ती, लेकिन हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। जल्दी बना देगा। अगर मैं -y नहीं करूंगा तो ये क्या करेगा? नेम डिस्क्रिप्शन थोड़े से करेगा, यस। तो अब हम कहते हैं -सेव एक्सप्रेस। अब तो सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि नए मॉड्यूल और नए वर्जन के अंदर जैसे -i करके इंस्टॉल करते हैं तो वो सेव भी कर देता है पैकेज जेसन के अंदर। लेकिन मैं अभी पुराना वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ उसमें? सेव। पैकेज जेसन के लिए आपने कौन सी कमांड रन करी थी सेव करवाने के लिए?
सॉरी इनिशियलाइज कराने के लिए इनिट npm init -y करेंगे तो कुछ सवाल नहीं पूछेगा, डायरेक्ट फाइल बना के दे देगा। -y नहीं करेंगे तो फिर ये क्या करेगा, आपसे सवाल पूछेगा, जैसे प्रोजेक्ट का नाम पूछ लिया, डिस्क्रिप्शन पूछेगा और छोटी छोटी चीजें पूछेगा ये आपसे। अच्छा जी, तो ये मेरे पास यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स बन चुके हैं। भाई और इन दोनों फाइलों को भी मेरे Node.js के फोल्डर के अंदर डाल दो, ठीक है, जिंदगी आसान। ठीक है, चले। अब मुझे कौन सी फाइल रन करने की जरूरत है? Express.js वही 3000 पोर्ट पे चल रही है मेरी। मैंने इसको पहले स्लैश पे चला के देख लेते हैं। हेलो वर्ल्ड आ गया, और स्लैश की जगह अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूं अबाउट तो क्या होगा? नॉट फाउंड। ठीक है। अच्छा, किसी का एक रिक्वेस्ट भी थी कि ये जो हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही हैं उसके बारे में। अच्छा, अब ये देखिएगा, अब मैं जितने भी राउट्स बनाना चाहूँ बिल्कुल आसानी से बना सकता हूँ। ये स्लैश का था, ये अबाउट का बना लेते हैं और इसमें रिस्पॉन्स कर देते हैं क्या अबाउट। अब यहाँ पे एक राउट बना देता हूँ API/प्रोडक्ट थोड़ी देर के लिए। तो क्या राउट हमें हर दफे स्टैटिकली डिफाइन करने पड़ेंगे सर? जी, एप्लीकेशंस के अंदर राउट तो आपको बताने पड़ता है ना दोस्त। प्रोडक्ट अरे 1 2 3 4 5 6 7 व्हाटएवर, चलो API प्रोडक्ट बना ली। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे दो मेरे पास राउट्स बने हुए हैं, एक ये बना हुआ है और ये हम कह देते हैं हेलो वर्ल्ड लास्ट, ठीक है। अब जरा मुझे बताइएगा कौन सा वाला चलेगा, कौन सा चलेगा दोस्त? पहले में लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड फर्स्ट और नीचे वाले लिखा हुआ लास्ट। हेलो वर्ल्ड लास्ट चलेगा सर। लास्ट चलेगा सर, फर्स्ट वाला चलेगा। फर्स्ट वाला चलेगा, लास्ट नहीं चलेगा, क्योंकि सिंगल थ्रेड यहाँ से चल। यस, ये जैसे यहाँ से स्टार्ट करेगा तो जो भी इसको पहला मिल जाएगा वो उसी को चलाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। तो लास्ट वाले की वैल्यू नहीं है इसमें, क्योंकि लास्ट में अगर आपने ऐसे कोई राउट गलती से डिफाइन हो गया तो आपको देखना पड़ेगा कि पहले अगर ऐसे कोई डिफाइंड है तो नहीं चलेगा। अच्छा, अभी हमने बनाया हुआ API/प्रोडक्ट, वो भी देख लेते हैं। अब ये देखिए डायरेक्ट जेसन रिस्पॉन्स करेगा एप्लीकेशन API/प्रोडक्ट। ये देखें जेसन आ गई पूरी, ठीक है। और हमने एक और बनाया था अबाउट तो चलेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये इस तरीके से मेरे पास जेसन इस तरह फैंसी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने कोई शायद प्लगइन यूज किया हुआ है जिसकी मदद से जब भी जेसन आता है तो उसको इस तरीके से थोड़ा सा खूबसूरत करके दिखा देता है, वरना तो आपके ब्राउजर में कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो वो फंक्शन होती है जेसन पार्स की गूगल की। हाँ, कोई एड ऑन है ये वैसे। हाँ, पार्स भी है, लेकिन यूजुअली तो डेफिनेटली जब आप API कॉल करते हैं तो ये। अच्छा, इसके अंदर अब आप इसके अंदर गौर से देखें तो सारी रिक्वेस्ट हमारी किसकी है अभी तक? गेट की सर। हाँ, एक चीज हम वहां पे भूल के आ चुके हैं Node.js के अंदर। यहाँ पे हमें एक और चीज मिलती है, क्या मिलती है? रिस्पॉन्स नहीं, request.method। मेथड में ये बताता है कि आपकी रिक्वेस्ट किसकी है, गेट की है, पोस्ट की है, पुट की है या डिलीट की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी तक जितनी भी रिक्वेस्ट हैंडल की है वो कौन सी हैंडल की है? गेट की, बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या यहाँ पे मैं पोस्ट और पुट की डिलीट की रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे लाइक कुछ इस तरीके से एक और लगा के आप कहते हैं रिक्वेस्ट डॉट मेथड, और मेथड के अंदर क्या होना चाहिए आपके पास? लेट्स से पोस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो अब जब तक API पे पोस्ट की रिक्वेस्ट नहीं आएगी जब तक ये वाला रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो ये इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। खैर, मेथड था। तो अब यहाँ पे देखिए मेथड बताना बहुत इजी है। जैसे यहाँ पे हम ऐप का गेट का मेथड बता रहे हैं, मैं कहता हूँ यार जब भी ये आए और
इस पे हमारे पास पोस्ट का मेथड हो ये, तो मैं इसको कहूंगा रिसीव्ड ऑन पोस्ट रिक्वेस्ट। अब सवाल है कि ये रिक्वेस्ट कैसे हैंडल करके देखूंगा पोस्ट की। मैंने चेंज किया है तो डेफिनेटली मुझे सर्वर को टर्मिनेट करना पड़ा और ये करना। इसको हम वो भी कर सकते हैं कि हर दफा इसको मुझे टर्मिनेट करना ना पड़े और एग्जैक्टली अभी हम आते हैं उसको थोड़ी देर में। पहले तो ये बताएं कि ये क्या सीन है, इसको मैं कैसे हैंडल करूं। सर इसके सर पेलोड में डेटा पास करना पड़ेगा। इसके लिए डेफिनेटली आपको पोस्टमैन या कोई इस तरीके से और कोई एपीआई। दोबारा बताइएगा हमने क्या किया है। ये तो पोस्ट किया ना रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट जब जाएगी अब ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, जब स्लैश की पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी, ये वाली स्लैश की गेट की रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। अच्छा जी, जल्दी से ये चल जाए तो फिर इसको भी रन कर लेते हैं। सर थंडर क्लाइंट से भी तो कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे क्लाइंट्स बहुत सारे मौजूद है। क्लाइंट आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इवन मैं अपनी इस जावास्क्रिप्ट से भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, कोई बता सकते हैं जल्दी से? यहां से भी कर सकता हूँ इस रिक्वेस्ट को। तो फैच, यस एग्जैक्टली, फैच को यूज कर ले। किस तरीके से होता है देख लेते हैं। फैच पोस्ट, ये इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन आ गई आपके सामने फैच की। ये देखेंगे गेट की रिक्वेस्ट का हैंडल करता है। और ये यूज करेगा अंदर यूज करेगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, इसके लिए हमें डेफिनेटली कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। लेकिन ये मैं फ्रंट एंड पे भी कर सकता हूँ। ये रहा, ये पूरा अगर मैं कॉल कर लूँ मुझे पूरी रिक्वेस्ट मिल जाएगी। देख लेते हैं फ्रंट एंड पे भी करके जल्दी से। पहले ये मेरी रिक्वेस्ट, इसको मैंने ये किया प्लस कर दिया तो आप लोगों को नजर आ जाए। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा भाई मेरे पास? लोकल पाथ, यस। स्लैश पे क्या हुआ ना मैंने शायद पोस्ट, जल्दी से देख लेता हूँ। हाँ, स्लैश पोस्ट आ गया। कुछ भी दे दो, स्टैंडिफाई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने डेटा यहाँ पे दिया ही नहीं है। नल दे देता है, वरना तो डेटा भी मिलेगा, वो थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्स और डेटा आ रहा है। प्रॉमिस पेंडिंग क्यों है? चल तो रहा। सर एसी का रेट हमें आई थिंक यूज करना है। एसी लगा दें क्योंकि ये प्रॉमिस पेंडिंग पे ही रहेगा। एसी का रेट अगर यूज कर लें तो सर वो रिजॉल्व नहीं कर रहे, इस वजह से वो जो है पेंडिंग पे है। नहीं आ रहा। खैर, पोस्ट में जल्दी खुला हुआ है हमारे पास, जल्दी से इसी को देख लेते हैं। अभी जल्दी एक रिक्वेस्ट मार के ये हमने रिक्वेस्ट खोली हुई, मैंने शायद कॉपी किया हुआ था, पेस्ट कर देते हैं। स्लैश की रिक्वेस्ट है, पोस्ट की जगह कर देते हैं गेट की जगह कर देते हैं पोस्ट। डेटा को देने की जरूरत नहीं है। रिस्पॉन्स किया, ये आ गया। ठीक है, रिसीव ऑन पोस्ट रिक्वेस्ट। यहाँ से आप इसके अगेंस्ट में आप एपीआई भी भेज सकते हैं, ऑर्डर कुछ भी भेज सकते हैं। एपीआई से मतलब कि जेसन भेज सकता है, यहाँ पे प्रोडक्ट की या वॉटर जो भी आप यूज कर रहे हैं वो आ सकता है। तो ये देखिए गेट पोस्ट को डिलीट करना आसान बहुत ईजी है यहाँ पे हैंडल। अब डेफिनेटली हाँ बोलिए। पोस्ट में क्या हुआ है समझ नहीं।
पोस्टमैन पे वही रिक्वेस्ट की ना मैंने, यस ये मैंने यहाँ पे यूआरएल दिया, यहाँ पे मैंने इसको मेथड बताया कि कौन सा मेथड कॉल करना है पोस्ट का, और ये सब डेटा दे दिया मुझे, ये रहा। सर पोस्ट और पुट का डिफरेंस बता देंगे प्लीज थोड़ा सा? पोस्ट यूजुअली यूज किया जाता है जब हमें कोई चीज ऐड करनी है, और पुट उस वक्त यूज किया जाता है जब हमें कोई चीज अपडेट करनी है। सर एक परफॉर्मेंस का क्वेश्चन था। जी जी सर ये अक्सर पूछा जाता है कि नोड को हम बड़ी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, नोड को हम कर सकते हैं, क्यों नहीं, चल रही है बहुत सी बड़ी एप्लीकेशंस। सर लेकिन वो एक साइड से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि नोड जो है ना मीडियम स्केल तक यूज होता है, उसके बाद बड़ी जितनी भी एप्लीकेशन है, या वो बैकएंड जावा पे चल रहा है, या पीएचपी पे चल रहा है, या पाइथन पे चल रहा है, नोड को कोई यूज नहीं करता। तो सर ये इस बात में क्या चाहिए? उनसे मैंने पूछा होगा परफॉर्मेंस इश्यू है, परफॉर्मेंस नहीं नोड की तरह है जिस तरह जावा की या पाइथन की है। यार असल में देखिए, मैं आपको सही बताऊं तो ज्यादातर जो चीजें थी ना, वो मसला वहां पे आता है कि आप कौन सी एप्लीकेशन के लिए क्या यूज कर रहे हैं। अगर मुझे ये सिंपल सा यही वाला काम है कि मुझे डेटाबेस से डेटा लेना है और उसको देना है, तो नोड एप्लीकेशन इज गुड, ठीक है। हाँ, जहाँ पे आपको ये आ जाता है कोई इंटेंसिव काम करना पड़ जाए सीपीयू का, कि यार ये कोई रिक्वेस्ट आती है, फिर उसको मुझे आइटरेट करना है, ये करना है, वो करना है, उसके बाद फिर मुझे उसको रिस्पॉन्स देना है, तो डेफिनेटली उसके लिए फिर हमें सोचना पड़ता है कि यार फिर हम क्या करें। या तो फिर नोड.जेएस को यूज करना है, तो फिर हमारे पास स्टैक्स के अंदर तो वही आर्किटेक्चर लेवल वाली चीज आ जाती है कि जब मेरे पास एक काम आता है, एक पेज से रिस्पॉन्स आया, लेट्स से मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ जो यूजुअली इंटरव्यू में लोग पूछते हैं। और सर ये भी बताइएगा कि मिडलवेयर नोड.जेएस में हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, मतलब कैसे हमें पता चलता है कि मिडलवेयर हमने यहाँ पर यूज करनी है? मिडलवेयर इज अ डिफरेंट थिंग, चलें देखते हैं। नोड एक है मेरे पास, एक है ऑथ होगा, ऑथ होने के बाद एक हम थर्ड पार्टी पे जाते हैं, थर्ड पार्टी एपीआई कॉल करते हैं, वहां से कोई डेटा आता है, फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं, जो कि प्रोसेस हमारा मिनिमम ले लेता है 10 सेकंड, थोड़ी देर के लिए हम ये सपोज करते हैं, और उसके बाद हमें फिर रिस्पॉन्स करना है। अब मुझे ये बताया, ऐसा कोई काम है तो क्या करना चाहिए? सर क्या करना चाहिए? सेट टाइम आउट यूज कर सकते हैं क्या? ये जो प्रोसेसिंग है ये सीपीयू इंटेंसिव है। अब पहला सवाल क्या है, ये इसके लिए मैं नोड ही यूज करूं या कोई और? नोड जैसे हो जाएगा समझ। देखिए सिंपल सी बात है, ऑथेंटिकेशन में नोड यूज कर सकता हूं, सही तरीके से चलेगा क्योंकि ऐसी काम हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल करने में भी एसिंक चलेगा, कोई मसला नहीं सर। मसला यहाँ पे आता है, am I right? जी सर, ये सीपीयू को बिजी कर रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पे मैं ये वाला जो काम है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, इसको मैं कहाँ पे लेके चले जाऊं? सर्वरलेस फंक्शन के ऊपर, और यहाँ पे जब थर्ड पार्टी एपीआई से रिस्पॉन्स आ जाए तो मैं यहाँ पे सर्वरलेस का फंक्शन कॉल करूं, ये भी वापस क्या हो जाएगा? एसिंक हो जाएगा। जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा आप क्लाइंट को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जी सर। तो बताएं मुझे, क्या ये काम नोड.जेएस से पॉसिबल है? यस सर। सर सही है ना? एक प्रॉब्लम ये है कि जब वो इंटरव्यूअर क्वेश्चन कर रहा होता है ना, तो उसने यही पूछा था कि आप जो है ना नोड को, ठीक है हमें नोड के डेवलपर चाहिए, लेकिन अगर मैं जनरल पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूँ आपसे कि अगर बड़ी एप्लीकेशन है तो बड़ी एप्लीकेशन में तो नोड नहीं है। आप कोई भी जो है ना आरएस सिस्टम है उठा के देख लें, या जावा पे चल रहे हैं या पाकिस्तान में डॉटनेट पे चल रहे हैं, ठीक है, और इंडिया में ज्यादातर जावा पे चल रहे हैं, और अगर आप बाहर चले जाएं तो वहां भी यही है, लेकिन पाइथन बहुत ज्यादा पाइथन वगैरह है। यस यस जी। तो कहते हैं कि अगर हम पाकिस्तान की एनवायरनमेंट की बात करें या इंडिया की एनवायरनमेंट की, तो वो तो करें ASP.NET, वो नोड क्यों यूज नहीं कर रहे? मैं कहा सर मे बी परफॉर्मेंस इशू। तो सर फिर ये मतलब बात ठीक है ना कि बड़ी एप्लीकेशन के नोड को हम यूज, क्योंकि उसमें तो बड़ी एप्लीकेशन में तो यूज करना पड़ेगा ना सीपीयू ठीक ठाक किस्म का। बिल्कुल, देखिए डिपेंड करता है ना, बड़ी एप्लीकेशन से मतलब क्या होता है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ।
बट एप्लीकेशन बहुत सारी चीजों से हो सकता है यूजर्स, यस एग्जैक्टली। तो उसके लिए फिर आप आर्किटेक्चर ऐसा यूज करोगे ना दोस्त, मसला ये है असल गेम सारा आर्किटेक्चर की। अब ये लोग जो बैंकिंग सिस्टम में यूज करते हैं वो कहते हैं हमें अपना सर्वर चलाना है, दूसरा सर्वर ही नहीं चलाना, ऐसे ही सर है ना। बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये आपको शायद पता हो कि जैसे कोई भी इस टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं बैंकिंग सेक्टर वाली, तो वो लोग कहते हैं कि आपका सर्वर आपके पास होना चाहिए, आप किसी क्लाउड पर नहीं रख सकते। ठीक हो गया सर। तो डिपेंड करते हैं, वही मैं कह रहा हूँ ना, फिर सारी चीजें डिपेंडिंग आ जाती है ना। एप्लीकेशंस की मतलब फैक्टर्स होते हैं ना बहुत सारे। अब आपको पता है कि जब आप बैंकिंग सेक्टर पे एपीआई यूज करोगे तो अब फिर वहां पे भी वही वाली बात है कि जो आप फिर मिक्स एंड मैच चलाना पड़ता है। यस सर, ये बड़ा प्रॉब्लम है। यकीन कीजिए वो इंटरव्यू रख कहते हैं देखें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्लाइंट होते हैं मुख्तलिफ कंट्री से, एक टेक स्टैक में काम कर रहा है, दूसरा और बाकी टीम्स बनी होती है, उसमें 10 टीमें काम कर रही होती हैं बड़ी एप्लीकेशंस पे। तो एक टीम पाइथन पे काम कर रही है, एक जावा पे कर रही है, एक नोड पे कर रही है। तो सर वो किसी वक्त कोई डाटा टेस्टिंग के लिए भी चाहिए होता है, तो वो कहते हैं वो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सर इनको कैसे हैंडल किया जाता है जाके? यार ये बहुत इजी है, जब टीम्स आपके पास ऐसी होती है तो फिर आपका रिसोर्सेज भी वैसी होती है ना, ये गेम होता है। असल में वही कह रहा हूँ ना, सारी चीजें मिक्स एंड मैच भी होती है। अब आप ऐसा नहीं है कि आप 100% कहोगे यार मैं, असल में मसला यही, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला यही जो आप डॉट नेट वाले कह रहे हैं ना, डॉट नेट वाले किसी और पे शिफ्ट होना नहीं चाहते। उसका रीजन ये है कि क्योंकि डॉट नेट वाले दूसरी स्किल्स के ऊपर मूव भी नहीं होना चाहते। ये मैंने देखा हुआ है, मेरे दोस्त यार हैं जो टेक्सटाइल्स के अंदर काम कर रहे हैं, वो डॉट नेट पे हैं, मेरे साथ के हैं और वो डॉट नेट पे हैं और अभी तक डॉट नेट पे ही हैं। वो लोग अपनी एप्लीकेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। सर वो आगे से दलीलें दे रहे हैं काफी खतरनाक किस्म की, क्योंकि मेरे भी एक दो दोस्त हैं, तो वो मैंने कहा यार देखे सर वो कहते हैं ना ये पाइथन सर समटाइम्स ऐसा होता है कि वो एप्लीकेशन अच्छी चल रही होती है कि मूव भी करने का दिल नहीं करता, मतलब एनवायरनमेंट में उस कंपनी का, क्योंकि सर आप कुछ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं या नोड जेएस पढ़ रहे हैं, तो हम वो चीज जो है हम उसी पे भी रहते हुए यूज कर सकते हैं। तो हम मूव क्योंकि मैं भी एसपी पे काम करता हूँ, तो मैं ये मूव होना नहीं चाहता, तो जारी बात है मुझे एक प्लेटफॉर्म के पास सारी चीजें मिल रही है, सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म में कर सकता हूँ, तो मैं मूव क्यों किसी अलग प्लेटफॉर्म के पास। बिल्कुल, देखिए अब डॉट नेट वाले कुछ बहुत सी डॉट नेट की एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि उसमें चलती हैं, वो चलती हैं हार्डवेयर से रिलेटेड, क्योंकि आपका जो नोड जेएस है ना वो आपके हार्डवेयर तक नहीं पहुंचा अभी तक। वो आईओटी की मदद से और कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से वो गया हुआ तो है जरूर, लेकिन अगर अब मैं अपनी कोर एप्लीकेशंस की बात करूं, वेब एप्लीकेशंस और इस तरीके से देखता हूं, तो वो मैं हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर पाता सही तरीके से जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए। अब कर सकता हूं कुछ हद तक, लेकिन वो भी 100% नहीं है। लेकिन जब मैं डॉट नेट वगैरह की बात करता हूं तो वो डॉट नेट हमारे हार्डवेयर को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेस कर सकता है। तो ये भी बहुत सारी चीजें, लेकिन अब फिर बात वही है ना, मिक्स एंड मैच में वही कह रहा हूँ, मिक्स एंड मैच फिर चलता है। जैसे बहुत सी बड़ी एप्लीकेशंस जैसे हैं ये आपकी उबर करीम है, वो भी डेटाबेस को मिक्स एंड मैच चलाती है। मिक्स एंड मैच से मतलब कि कुछ डेटा आपका रिलेशनल पड़ा हुआ होता है, कुछ डॉक्यूमेंट डीबी में पड़ा हुआ होता है। तो यही एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट आती है, एक वक्त ऐसा आता है कि आप एक चीज पे 100% स्टिक नहीं हो सकते। सर पाकिस्तान में स्टिक ASP.NET पे बहुत लोग स्टिक है, मैंने ठीक ठाक बड़ी बड़ी कंपनीज देखी है, वो कोई और काम करने को तैयार नहीं है सर। वो कहते भी नहीं, वही तो कह रहा हूँ, ये उनके लिए हैक्टिक है, वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाह रहे। वही वाली बात है कि जो अगर आप मैं 10-15 साल पुराने किसी डेवलपर के साथ बात करूं, मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, अभी हमारी एक बात चल रही थी किसी उसके साथ हॉस्पिटल के साथ। अब उनका पूरा जो है वो ओरेकल के ऊपर मौजूद है। अब हम उनको सजेस्ट कर रहे थे कि भाई तुम क्लाउड के ऊपर आ जाओ या कुबरनेटिस का सर्वर बनाया, हमने उनको सर्वर भी बना के दिया, वो लोग टेस्टिंग कर तो रहे हैं, अच्छी बात है कि इतना तो उन्होंने किया, लेकिन वो लोग रिजेक्ट थे, कह रहे नहीं यार हमें जरूरत ही नहीं है इन चीजों की। हम कह रहे हैं कि भाई आपको अपडेट होने की जरूरत है, आप ओरेकल पे चल रहे हो, अब ओरेकल के बंदे आपको मिलेंगे नहीं, मुश्किल है इतना, तो आप क्या करोगे? वो मान ही नहीं रहे, वो कह रहे नहीं अभी ये उनके पास जो बंदे पड़े हुए हैं वो 12-12, 15-15 साल पुराने बंदे पड़े हुए हैं। अब वो आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे, तो वो क्या कर सकते ये बताओ। फिर हमने उनको रिक्वेस्ट की, फिर उनको सारी चीजें, हाँ वो बॉक्स से बाहर आना ही नहीं चाह रहे ना। लेकिन सर क्या आप ये कह रहे हैं कि जैसे डॉट नेट या ये चीजें क्या मतलब
पीछे हैं ऐसे नोड वगैरह से, पीछे में नहीं कहूँगा। डॉट आ गई है और उसमें भी यूनिवर्सल वो उन्होंने डेवलपमेंट कर दी हुई है मोबाइल के लिए और इसके लिए, तो उसको फिर किस तरह से अब पीछे तो नहीं कहता। देखिए हर एप्लीकेशन का अगर है तो उसका कोई ना कोई मकसद जरूर है, ठीक है। हाँ, मैं जो पीएचपी की बात करते हैं ना, लोग कहते हैं कि अगर आप मुझसे पूछो तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि सर ज्यादातर एप्लीकेशन पीएचपी पे बनी हुई होती है। एप्लीकेशन से मतलब कि वेबसाइट जो हमारे पास मौजूद है, हमारे पास इंटरनेट के ऊपर जितनी भी स्टैक पड़े हुए हैं, तो अगर आप सबसे ज्यादा निकाल के देखो स्टैटिक्स आपको पीएचपी के मिलेंगे। वर्डप्रेस और जुमला और इस टाइप की जो चीजें बनी हुई वो पीएचपी पे बनी हुई है, इसलिए आपको सबसे ज्यादा पीएचपी नजर आ रहा होता है। तो इट डजंट मीन कि वो सिर्फ पीएचपी है। अगर आप इसके अच्छा चलो छोटी सी इसकी आगे एक और बहस चलती थी किसी जमाने में कि यार पीएचपी इतना अच्छा है कि वो फेसबुक भी पीएचपी यूज कर रहा है। अभी तो खैर उसके यूआरएल में सारी चीजें लिखी हुई नहीं आती, लेकिन पहले आती थी। तो अब हाँ तो जो है तो मैं वही कह रहा हूँ, वो जो पीएचपी यूज कर रहे हैं ना, उसने पीएचपी के पूरे वर्जन को मॉडिफाइड किया हुआ है। वो माई सीक्वल यूज कर रहे हैं तो उन्होंने माई सीक्वल के वर्जन्स को पूरा अपने पास मतलब समझ लो आर्किटेक्ट लेवल के ऊपर चीजें चेंज की हुई है, यूज कर रहे हैं। मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ कि वो यूज नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने फिर उसके अंदर चीजें चेंज भी तो की है ना, फिर जाके वो। और मजे की बात है कि की एग्जांपल लेते हैं तो वो ऐसा थोड़ी है कि वो सिर्फ पीएचपी यूज कर रहा है। वो पीएचपी के साथ नोड.जेएस भी यूज कर रहा है, दूसरी लैंग्वेजेस भी यूज कर रहा है, अलग अलग काम के लिए एआई भी यूज कर रहा है। तो फिर एप्लीकेशन के अंदर वही मैं कह रहा हूँ, जहाँ पे जिसकी नीड होती है फिर हम वहां पे उस चीज को इंटीग्रेट करते हैं। सर अब मैं एक सर लास्ट बात, उसके बाद सर आई थिंक टाइम हो गया, क्लास भी खत्म करना होगी आपको। सर मैंने पूछना ये था कि हम एक चीज वर्ड यूज करते हैं स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। तो सर स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब ये होता है कि जो सबसे लेटेस्ट है। तो सर हम कैसे ये डिफाइन करते हैं, ये कैसे रैंकिंग ये कि कौन सी लैंग्वेज अब जरा मतलब नीचे है और इसका यूज केस बहुत कम हो गया है, और कौन सी स्टेट ऑफ द आर्ट इन हॉट मार्केट चल रही है। सर इसकी डिफाइनिंग क्राइटेरिया असल में देखा ये जा रहा है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें जिस आप लैंग्वेज पे काम कर रहे हो वो ज्यादातर पूरी उतरती है इन शॉर्ट, ठीक है। नोड.जेएस की अगर आप बात करें तो आपको इसका पता है कि अगर मेरे पास सीपीयू इंटेंसिव काम नहीं है, सिर्फ एपीआई कॉल्स है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है। हाँ, जहां पे मुझे लेट्स से अगर वो वाला काम आ जाता है, किसका काम यूजुअली जो काम कर रहा होता है यूट्यूब वीडियो एडिटिंग वाला और ये सारे टाइप के काम होता है, तो उसमें तो सीपीयू इंटेंसिव काम चाहिए, जीपीयू चाहिए, तो डेफिनेटली वो नोड.जेएस से नहीं हो सकता। तो क्या ये पॉसिबल कि मैं नोड.जेएस से सिर्फ जो अपलोड एपीआई से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, डेटा आ रहा है, वो ले लूं और फिर मैं आगे अपने चंक्स के अंदर पास करवा दूं, दूसरे पाइथन की एपीआई को कॉल कर दूं, वो अपना काम करके दे देगी, मुझे वापस मैं कॉल कर दूं। पॉसिबल है? यस सर पॉसिबल। तो सर जावा जो है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार जावा पे मैंने बिल्कुल ही काम नहीं किया हुआ, और जावा पे जो भी काम करता है वो फिर वही जावा पे ही रहता है, फिर वो किसी और पे मैंने उसको देखा नहीं है आज तक। सर ये नेक्स्ट नेक्स्ट सर ये फ्रेमवर्क जो है इसका एक्सप्रेस.जेएस की बात कर रहे हैं? नेक्स्ट.जेएस सर, नेक्स्ट.जेएस हाँ, नेक्स्ट.जेएस भी अभी बहुत अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट.जेएस क्यों अच्छा चलने से मतलब ये कि काम तो वही कर रहा है। असल में होता ये है कि अभी हम एक्सप्रेस पे जो काम कर रहे हैं ना, एक्सप्रेस हमें कोई चीज नहीं बताता कि आपको यहाँ पे कंट्रोलर बनाना है, यहाँ पे आपके मॉडल्स होने चाहिए, यहाँ पे ये फाइल्स होनी चाहिए। एक्सप्रेस ओपन है, एक्सप्रेस कहता है जो भी करना भाई आप कर लो, ये मैं काम को आपको परफॉर्म करके दे दूंगा, खत्म कर। अब मसला जब आता है जब हम बड़ी एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, तो जब डेवलपर ज्यादा हो तो फिर क्या होगा, आप अपनी मर्जी से फाइल बना रहे हो, कोई और बंदा अपनी मर्जी से फाइल बना रहा है, कोई फाइल किसी और फोल्डर में डाल रहा है। अब जब मुझे वो वाली फाइल चाहिए तो मुझे पैटर्न ही नहीं पता कि भाई ये पूरी एप्लीकेशन का पैटर्न क्या चल रहा है, फिर मुझे फाइल ढूंढनी पड़ेगी। तो ये वही वाली बात है जब हम React.js यूज करते हैं। और एंगुलर की बात करूं, एंगुलर आपको एक पूरा का पूरा एक समझे एक पैटर्न पूरा बना के दे रहा है कि आपको यहाँ पे डायरेक्टरीज बनानी है, डायरेक्टिव्स बनाने हैं, यहाँ पे सर्विसेज आएंगे, यहाँ पे आपके व्यूज आएंगे, यहाँ पे आपके मॉडल्स आएंगे, तो लाइक दिस। और React.js के अंदर क्या ऐसी कोई चीज किसी ने बताई आपको? तो हर डेवलपर अपने हिसाब से कर रहा है। तो सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। एक्सप्रेस को ले लो और नेस्ट को ले लो। एक्सप्रेस ओपन है, आप अपने तरफ से कस्टमाइज करके काम कर सकते हो। नेस्ट वो है, हाँ यहाँ पे फिर आपको
आप जब हम ये देखते हैं ना कि नेस्ट बहुत अच्छा है, ये है वो है, तो जब भी हम कोई चीज ऐसी चीज देखें तो उसके वर्स्ट सिनेरियो भी देखने चाहिए। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि किस कंपनी ने नेस्ट को छोड़ा है, क्यों छोड़ा है। किसने सर ये देखिएगा, पढ़िएगा थोड़ा भाई, वही आपको कंसर्न्स बताना चाह रहा हूँ कि नेस्ट अच्छा है, आपको रैपिड डेवलपमेंट करने में बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जब एप्लीकेशन बड़ी होती है और आप जब चाहते हो कि मुझे ये नहीं, इस तरीके से नहीं, तो उसको कस्टमाइज करके आगे से कुछ काम करना हो, तो फिर वो नेस्ट जैसे आपको वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाने दे रहा, तो वहां पे कुछ लिमिटेशन आती है। तो ये कंसर्न्स है सर, थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं उसमें। यस, तो मैंने डॉटनेट पे बनाया है सी शार्प में प्रोजेक्ट, उसमें अब SQL सर्वर ये सारी चीजें हैंडल करना बहुत इजी है, जैसे वर्डप्रेस के साथ बहुत इजी है। अब मेटावर्स में सी शार्प की तरफ ही जाएगी, तो फिर दोबारा डॉटनेट की तरफ ही होगी नहीं। सर मेटावर्स में पाइथन है, आप आज चेक कर लें 90% पाइथन है मेटावर्स में सारी सर। चलें ये फिर हम कभी और डिस्कशन में देखेंगे, क्योंकि अभी मैं उसकी तरफ गया नहीं हूँ, तो मैं उस पे आपको रस्ट सर, रस्ट भी आएगी बहुत स्पीड से ऊपर, C++ को सुना तो है, सुना तो है, बट टेक्स टाइम। या बट सर मेटावर्स में लोग जिसको स्टार्ट कर रहे हैं ना स्टार्टअप, तो वो रस्ट और पाइथन को लेके चल रहे हैं, वो C++ इसकी तरफ जा ही नहीं रहे किसी और की तरफ। यूजुअली तो यही है, मैंने भी C शार्प का नहीं सुना ज्यादा था, क्योंकि रस्ट वगैरह वो है ही, C++ का फ्रेमवर्क समझ लें, एक रैपर ही चला हुआ, तो वो है ऑलरेडी फास्ट। सर आप क्या रिकमेंड करेंगे हम ये करने के बाद, मतलब जो Web3 है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी को चूज करें, ब्लॉकचेन की तरफ जाएं या हम AI वगैरह की तरफ जाएं, किस तरफ आप कहते हैं? यार ये मैं अभी इस पे कमेंट ना ही करूँ तो बेहतर है, क्योंकि मैं खुद अभी देख रहा हूँ मैं बताऊंगा इंशाल्लाह जो भी होगा। मेरा भी माइंड ऐसे, मैं भी क्या ना कुछ चीजें आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, तो कुछ चीजें कहीं और जा रही है, कभी कुछ और जा रही है, कभी कहीं और माइंड बनना स्टार्ट हो जाता है, तो कुछ और फैक्ट एंड फिगर सामने आ जाते हैं। तो मैं इसलिए अभी कोई कमेंट और उसको 100% मिल रहा है। हाँ, होना तो यही चाहिए ना, और उसको 100% कर ले बस, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या करेंगे हम ऐसे ही है 100%। सर मैं एक बात करना चाहूंगा सर यहाँ पे, जिया साहब के जब ये क्लाउड कंप्यूटिंग शुरू हुआ था ना प्रोग्राम, तो उन्होंने बताया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT सारे एक दूसरे के साथ कपल ही अटैच हैं। ठीक है, ब्लॉकचेन के ऊपर एप्लीकेशन कोई बनती है तो उसको भी डिप्लॉय करना पड़ेगा, अगर आप आर्टिफिशियल में कोई एप्लीकेशन बनाते तो उसको भी डिप्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारा क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग का इशू ये है कि हमें इस तरह की जो टाइप की एप्लीकेशन को डिप्लॉय कैसे करेंगे। बहुत आसान है इंशाल्लाह वीडियोस के अंदर, बहुत इंशाल्लाह। चलें आज की क्लास यही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह 10 बजे कनेक्ट ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह सर। थैंक मैं रेपो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। आज की क्लास में वो नोड.जेएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे काम मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ, का कोड भी शेयर कर दूंगा और लिंक भी शेयर कर देता हूँ। मुकम्मल नहीं है सॉरी, क्या मुकम्मल नहीं है सर? क्वार्टर 3 था ना, उसके जो लेक्चर्स जो पोर्टल पे आपने दिए हैं वो मुकम्मल नहीं है, कुछ वीडियो मिसिंग्स हैं। मैं देख लेता हूँ, हाँ शायद मिसिंग्स हैं, क्योंकि वो मैं देखता हूँ, चलो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।